पर्सनल ब्रांडिंग की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि ये जो क्लास होने वाली है वो थोड़े से स्लो पेस के ऊपर चलने वाली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी के अंदर आकर हम कोई भी छोटी सी डिटेल को भी मिस कर दें। क्या पता कि वो छोटी डिटेल भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल या फिर बेनिफिशियल हो। इसी वजह से ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं पर्सनल ब्रांडिंग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर इन डेप्थ जाकर समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जो है वो लर्निंग फेज़ के अंदर आप लोगों का थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर होगा। और दूसरी ये चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है कि पर्सनल ब्रांडिंग कोई एक टूल नहीं है जिसको हम कॉन्फ़िगर या फिर सेटअप करेंगे और हमें रातों रात जो है वो फॉलोअर्स आना शुरू हो जाएंगे या फिर हमें हाई टिकट प्रीमियम क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म लेंथी प्रोसेस है, जो हम डेली एफर्ट्स पुट करेंगे थोड़े थोड़े, तब जाके हमारे लिए एक ये कुछ अरसे बाद बड़ा एसेट बन सकेगा, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो हाई टिकट प्रीमियम क्लाइंट्स को विन कर सकते हैं या फिर उनको जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो है वो डेली यहाँ पर शो अप होना ज़रूरी है और यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी। कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस दोनों यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लर्निंग फेज़ के अंदर जो है वो आप लोगों के लिए पेशेंस मैटर करेगा और जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे तो इसके बाद जो है वो आपको कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस दोनों की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो शायद अब बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब हम चलते हैं अपने पर्सनल ब्रांडिंग की आउटलाइन की तरफ। और इस कोर्स को जो है वो मैंने 5 मॉड्यूल्स 5 पिलर्स के अंदर डिवाइड किया है। पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला मॉड्यूल है वो है फाउंडेशन बिल्डिंग का, और इसके अंदर हम सबसे पहले ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग एक्चुअल में होती क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमारे लिए पर्सनल ब्रांडिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद हम इसके फ्यूचर स्कोप को भी देखेंगे कि फ्यूचर में हमारे लिए ये क्या जो है वो बेनिफिट्स लाएगी अगर हम आज इसको शुरू करते हैं, और अगर हम आज इसको शुरू नहीं करते तो हमारे लिए क्या क्या सेटबैक्स होने वाले हैं और हमारा ये कितना बड़ा लॉस होने वाला है कि अगर हम आज जो है वो इसको स्टार्ट नहीं करते। सेकंड मॉड्यूल इज गोइंग टू बी आइडेंटिटी बिल्डिंग, और आइडेंटिटी बिल्डिंग के अंदर हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि आइडेंटिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है। इसके बाद जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो लोगों में मैंने देखी है वो ये है कि वो इस चीज़ को पिक ही नहीं कर पाते कि वो किस नीश किस इंडस्ट्री के अंदर अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करें। तो हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के लिए कौन सी नीश कौन सी इंडस्ट्री राइट पिक होने वाली है वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरी ये चीज़ कि जब हम पर्सनल ब्रांड बिल्ड करें तो हमारी टोन कैसी होनी चाहिए, हमारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए और हम किस चीज़ के अगेंस्ट हैं वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। और फाइनल इस मॉड्यूल के अंदर हम ये चीज़ भी देखेंगे कि एक क्वेश्चनियर, एक छोटा सा क्विज़ होगा आप लोगों के लिए, क्वेश्चनियर क्विज़ होगा जिसके अंदर आप कुछ सवालों के जवाब देंगे, खुद से आप सवाल पूछेंगे एक कि जो है वो जिसकी बेस के ऊपर जो है वो आपकी आइडेंटिटी को मज़ीद रिफाइन किया जाएगा और आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थर्ड मॉड्यूल इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑल अबाउट कंटेंट स्ट्रेटजी। कंटेंट स्ट्रेटजी के अंदर हम ये देखेंगे कि कंटेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, हमने कंटेंट लेना कहाँ से है, कंटेंट की ऐसी कौन सी 4 टाइप्स हैं जिसको यूज़ करके हम अपने पर्सनल ब्रांड की पोस्टिंग कर सकते हैं और हमें कितना फ्रीक्वेंटली कंटेंट को पोस्ट करना चाहिए। फोर्थ मॉड्यूल इज़ अबाउट चूजिंग अ राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू, और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की शुरुआत करनी चाहिए और कहां पर आपको अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी चाहिए। और हम ये भी सीखेंगे कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल्स को सेटअप कर सकते हैं। और एडिशनली हम यहाँ पर 80-20 रूल को भी सीखेंगे जो कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जब हम अपनी प्रोफाइल्स को सही से सेटअप कर लेंगे तो इसके बाद हम अपने फाइनल मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे जो कि है अथॉरिटी प्लस ट्रस्ट बिल्डिंग का। और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ट्रस्ट को, आपकी ऑथेंटिसिटी को बिल्ड करती हैं और कंटेंट को यूज़ करते हुए कैसे आप लोगों के सामने एक्सपर्ट या फिर प्रोफेशनल शो हो सकते हो और आपकी ऑडियंस के दरमियान वो कौन सी चीज़ें हैं जो इमोशनल कनेक्शन को बिल्ड करती हैं। और फाइनल में हम ये भी देखेंगे कि इन सारी चीज़ों में कंसिस्टेंसी का कितना बड़ा रोल है। इसके बाद हमारे पास एक फाइनल कंक्लूजन होगा जिसके अंदर हम पर्सनल ब्रांडिंग के कुछ हिडन ट्रुथ्स को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी के थ्रू, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और हमारे पास क्वालिटी कनेक्शंस वर्सेस फॉलोअर्स काउंट, ये हम भी कंपैरिजन करेंगे। और इसके बाद जो है हम अपने पर्सनल ब्रांड की कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास मॉड्यूल है वो है फाउंडेशन बिल्डिंग का। और फाउंडेशन बिल्डिंग के अंदर हम सबसे पहले इस चीज़ को जानते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग एक्चुअल में होती क्या है।
लोग समझते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग तब होती है जब आप अपनी स्किल्स या फिर अपनी सर्विसेज को दुनिया के सामने शोकेस करते हैं, लेकिन असल में पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ स्किल्स या फिर अपनी सर्विसेज को शोकेस करने का नाम नहीं है, बल्कि पर्सनल ब्रांडिंग आपकी एक ऐसी यूनिक आइडेंटिटी होती है, आपकी एक ऐसी पहचान होती है जो आप अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, आपके सोचने का अंदाज क्या है, आप किस चीज़ के बारे में क्या ओपिनियंस रखते हैं, आपकी टोन कैसी है, या फिर आप किस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। इस चीज़ के ऊपर ज़रा सा फोकस कीजिएगा कि आप किस चीज़ के ऊपर बार बार बात करते हैं या फिर किस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलाकर आपका एक्चुअल में एक पर्सनल ब्रांड बनाती हैं, क्योंकि जो सर्विसेज या स्किल्स आपके पास हैं वो दुनिया में और भी बहुत सारे लोगों के पास होंगी। तो एक्चुअल में जो चीज़ आपको यूनिक बनाती है वो है आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर आप अपने कंटेंट को किस स्टाइल में, किस अंदाज में या किस वे के अंदर प्रेजेंट करते हैं। उस चीज़ को एक्चुअल में पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं और वही चीज़ आपको यूनिक बनाती है। तो पर्सनल ब्रांडिंग का इन शॉर्ट मतलब ये हुआ कि आपको लोग सिर्फ आपकी सर्विसेज की वजह से नहीं बल्कि आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी की वजह से याद रखें। पर्सनल ब्रांडिंग की एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस इंसान को, जिसका नाम शाहिद अनवर है, जानते होंगे। अच्छा है या बुरा है मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ने वाला, और अगर आप इसको नहीं जानते तो मैं आपको बताना चलूँ कि ये इंसान अपने रॉ ओपिनियंस या फिर बोल्ड कम्युनिकेशन की वजह से पॉपुलर है और अपने कंटेंट को शेयर करता है और लोग इससे कनेक्ट करते हैं। अगर आप इसके कंटेंट पैटर्न को समझेंगे तो ये इंसान क्या करता है कि बार बार एक सेम वे के अंदर अपने कंटेंट को शेयर करता है और उसके अंदर हमेशा जो है वो हार्श वे ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करता है, जिसकी वजह से लोगों के जहनों में इसकी एक यूनिक पर्सनैलिटी बन जाती है। और जब इसकी एक यूनिक पर्सनैलिटी बन जाती है और ये लोगों को याद रहने लग जाता है, तो ये क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ब्रांड्स को या फिर अपनी सर्विसेज को दुनिया के सामने शोकेस करता है और उसको जो है वो प्रमोट करता है। यहाँ पर अब आपको एक छोटी सी बात समझने की ज़रूरत है कि शाहिद अनवर ने जो है वो कभी भी अपने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के थ्रू खुद को मार्केट नहीं किया या फिर अपनी जो है वो पर्सनैलिटी नहीं बनाई, बल्कि उसने क्या किया है कि पहले अपनी एक पर्सनैलिटी को बिल्डअप किया, फिर उस पर्सनैलिटी के थ्रू लोगों के जहनों में अपना एक परसेप्शन बनाया, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट की, जिसकी वजह से लोग इसको याद रखने लगे। और फिर उस पर्सनैलिटी के थ्रू इसने अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ब्रांड्स को, इवन के ये जो कोर्सेज सेल करता है उसको भी जो है वो प्रमोट किया, मार्केट किया और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से इसने फ़ायदा हासिल किया और अपने जो है वो कंटेंट को पॉपुलर किया और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी यकीनन इसने यहाँ से कमाए होंगे। तो पर्सनल ब्रांडिंग का एक्चुअल मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ एक स्किल को यूज़ करते हुए अपनी जो है वो पर्सनल ब्रांड को बनाएं, बल्कि अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनानी है आप लोगों ने पहले, और इसके बाद आपने क्या करना है कि उस यूनिक आइडेंटिटी को यूज़ करके आपने जो है वो अपनी स्किल्स को प्रमोट करना है, अपनी स्किल्स को शोकेस करना है दुनिया के सामने, और वहाँ से जो है वो आपने अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। हम एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जी रहे हैं, एक ऐसी दुनिया के अंदर जी रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप लोगों को यहाँ पर हज़ारों जो है वो वेबसाइट डिज़ाइनर्स मिल जाएंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, डिजिटल मार्केटर्स है, जो भी स्किल आप लोगों ने सीखी हुई है आप लोगों को उसके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। और यहाँ पर पर्सनल ब्रांड क्या करता है कि जब आप अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्डअप करते हैं, तो पर्सनल ब्रांड आपको क्या करता है कि उस कंपटीशन से जो है वो उस कंपटीशन के अंदर एक यूनिक आइडेंटिटी देता है और आप उस यूनिक आइडेंटिटी के थ्रू उस कंपटीशन में स्टैंड आउट करते हो। जब आप स्टैंड आउट कर जाते हैं तो आप अपने कंपटीशन से अलग दिखना शुरू हो जाते हैं और आप लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू होते हैं। तो तब आपकी जो है वो फॉलोइंग इंक्रीज होती है और उसी फॉलोइंग के अंदर ही आपका एक पोटेंशियल कस्टमर छुपा हुआ होता है, जो कि आपके हर एक मूव को देख रहा होता है, आपकी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा होता है और जो काम आप शेयर करते हैं उसको देखता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपको हायर कर लेता है, और जब आपका कस्टमर आपको हायर कर लेता है तो आप अपनी स्किल्स को यूज़ करते हैं। लेकिन स्किल्स को यूज़ करने से पहले मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है, चाहे वो आपकी डिज़ाइनिंग की स्किल है, मार्केटिंग की स्किल है, आपको उसके अंदर बेस्ट बनना पड़ता है। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कह सकें कि मेरे से अच्छा जो है वो
ये चीज़ कोई भी नहीं कर सकता मेरे से अच्छा। हालांकि होंगे, लेकिन आपके अंदर आपने अपना जो है वो माइंडसेट ऐसा रखना है कि आपको लगे कि आपसे बेहतर उस स्किल के अंदर कोई है ही नहीं। अगर मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ जिस टूल को यूज़ करते हुए, तो मैं ये बात अपने जहन में बार बार रिपीट करता हूँ कि भाई मेरे से अच्छी वेबसाइट, मेरे से अच्छी सिंपल और क्लीन वेबसाइट और कोई नहीं बना सकता। तो आपको क्या करना है कि जब आपने ये सारी चीज़ें, जब आपने पर्सनल ब्रांडिंग शुरू करनी है, तो उससे पहले डेफिनेटली अपने स्किल्स को इतना ज़्यादा अच्छा करना है कि जब आप किसी को सर्विसेज दें तो वो आपको बहुत अच्छा फीडबैक दे, और फिर जब आपको अच्छा फीडबैक मिलता है तो वो लोगों को भी आपका काम बताए, लोगों को भी जो है वो आपसे जो है वो लोगों को भी रेफ़र करे आपकी तरफ कि भाई इस बंदे से मैंने वेबसाइट बनवाई है, इसका काम बहुत अच्छा है, तुम भी इससे वेबसाइट बनाओ क्योंकि इसने मेरा काम बहुत अच्छा किया है। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब आप पर्सनल ब्रांडिंग शुरू करते हैं तो ये बात की चीज़ है, उससे पहले आपने जो है वो अपने स्किल्स के अंदर खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा करना है। तो यहाँ तक हमने ये तो समझ लिया कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है, और इसके बाद अगर हम इसके फ्यूचर या फिर इसके स्कोप की बात करें, यानी कि क्या पर्सनल ब्रांडिंग फ्यूचर में भी हमारे काम आएगी, तो मैं आपको बताता चलूँ कि फोर्ब्स और लिंक्डइन के मुताबिक 2030 तक ये इंडस्ट्री, पर्सनल ब्रांडिंग की इंडस्ट्री, $500 बिलियन को टच कर जाएगी। मैं खुद इस चीज़ को सुनकर शॉक हो गया हूँ कि ये इंडस्ट्री म्यूज़िक इंडस्ट्री से भी बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ अरसे के बाद लोग आपकी सीवीज़ को चेक नहीं करेंगे, जो लोग आपको हायर कर रहे होंगे, बल्कि वो आपके पर्सनल ब्रांड को चेक करेंगे, और ये चेक करेंगे कि आपकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है भी या नहीं, या फिर आपकी कोई फेस वैल्यू है या नहीं है। मैं खुद भी ऐसा ही करता हूँ कि अगर मैं किसी को हायर कर रहा होता हूँ, तो अगर कोई मुझे सीवी भेजता है तो मैं उसको पहले ये कहता हूँ कि भाई मुझे अपना काम चेक करवाओ, मुझे अपनी पर्सनल जो है वो प्रोफाइल सेंड करो जहाँ पर आपका काम जो है वो शोकेस हुआ हो, जहाँ पर आपने अपने काम को दिखाया हो। तो लोग भी क्या करेंगे कि जब हायर करेंगे तो वो आपकी सीवीज नहीं देखेंगे, बल्कि वो आपके पर्सनल ब्रांड को देखेंगे कि क्या इस बंदे की जो है वो कोई ना कोई आइडेंटिटी है भी या नहीं है, जिसको हम हायर कर रहे हैं, क्या उसका कोई ना कोई पर्सनल ब्रांड है या नहीं है। इसके बाद हमारे पास ये सवाल आता है कि हम अभी ही अपने पर्सनल ब्रांड को क्यों शुरू करें। अभी का टाइम सबसे बेस्ट टाइम पर्सनल ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए क्यों है। हम लोगों ने दुनिया में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को विटनेस किया है, और हमने ये चीज़ देखी है कि दुनिया हमेशा फर्स्ट मूवर्स को ही एडवांटेज देती है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे देना चाहूँगा कि 2010 के अंदर लोग अपने बिटकॉइंस को एक डॉलर्स के बदले में या उससे भी कम कुछ पिज़्ज़ास के बदले में सेल कर देते थे, लेकिन वहीं पर कुछ लोग थे जो बिटकॉइंस को सेव कर रहे थे, क्योंकि उनको जो है वो बिटकॉइन के पोटेंशियल का आइडिया था कि ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो हमने ये चीज़ तो समझ ली कि दुनिया हमेशा फर्स्ट मूवर्स को एडवांटेज देती है, उन्हीं के ही फेवर में जाती है। तो पर्सनल ब्रांडिंग का अभी स्टार्ट है। अभी ये कोई ज़्यादा पुरानी चीज़ नहीं है, इसको 1 या 2 साल ही हुए हैं लोगों ने इसको जो है वो सीरियस लेना शुरू किया है। उससे पहले लोग इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे, और 2020 से पहले तक फ्रीलांसर्स जो थे वो फाइवर, अपवर्क के ऊपर जो है वो वहाँ पर उन लोगों ने स्टैंड आउट किया, क्योंकि तब जो है वहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। कुछ लोग जो हैं वो यूट्यूबर्स बने 2020 से पहले, जो कि आज भी पॉपुलर हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पर्सनल ब्रांडिंग अभी बिल्कुल नई चीज़ है, इसको 1-2 साल ही हुए हैं, ठीक है, जहाँ पर लोगों ने जो है वो इसको समझना शुरू किया है। तो अगर आप 2030 तक मेरी बात ये वाली नोट कर लीजिएगा कि 2030 तक अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग को कंसिस्टेंसी के साथ सीरियस लेते हैं, तो आपकी जो अभी ज़िंदगी चल रही है उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट एक अच्छी ज़िंदगी जो आप चाहते हैं उसको बनाने में इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि आज आप एक बिगिनर हैं, और आज ही आपको इस चीज़ की वैल्यू को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे इस चीज़ को तो फिर आप जो है वो फिर यही कह रहे होंगे कि यार काश के मैं उस टाइम शुरू कर लेता, काश के मैं जो है वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करता, अपने एक पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने के ऊपर मेहनत कर लेता थोड़ी सी। फाइवर अपवर्क के ऊपर भी मेहनत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगती है वो है पर्सनल ब्रांड। क्योंकि पर्सनल ब्रांड के अंदर मैंने खुद
इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। मुझे अभी 1 साल ही हुआ है अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करते हुए। अभी मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं हुए, लेकिन इतने ज़्यादा फॉलोअर्स ना होने के बावजूद भी मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर जहां पे मुझे फाइवर के अंदर $100 का ऑर्डर मिलता था, आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मुझे फाइवर के ऊपर $100 का ऑर्डर मिलता था, आज वही ऑर्डर मैं 700, 800, 900 या $1000 के अंदर करके दे रहा हूं लोगों को अपने पर्सनल ब्रांड के थ्रू, क्योंकि मैंने अपनी एक वैल्यू क्रिएट की है अपने कंटेंट के थ्रू, अपने ओपिनियंस के थ्रू। तो यही सबसे अच्छा टाइम है पर्सनल ब्रांड को शुरू करने का, वरना यकीनन आपको रिग्रेट के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू आवर मॉड्यूल नंबर 2 विच इज़ आइडेंटिटी बिल्डिंग। और ये मॉड्यूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी तक जो भी आप लोगों ने चीज़ें समझी हैं वो थोड़ी सी थ्योरेटिकल थी, लेकिन अभी आपके पर्सनल ब्रांडिंग का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर आप अपनी एक आइडेंटिटी बिल्ड करना सीखेंगे। आपको कौन सी नीश, कौन सी इंडस्ट्री पिक करनी चाहिए, कैसे पिक करनी चाहिए, वो भी आप सीखेंगे। और एंड पे आप लोगों के लिए एक ऐसा क्विज होगा, एक ऐसा क्वेश्चनर होगा, ऐसे क्वेश्चंस को आप आंसर करेंगे जो आपकी आइडेंटिटी को रिफाइन करने में और आपकी आइडेंटिटी को बिल्ड करने में आप लोगों की हेल्प करेंगे। आइडेंटिटी बिल्डिंग के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले चीज़ आ जाती है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब ही सिमिलर होता है कि जब आप अपनी पहचान बनाते हो, आप अपनी एक ऐसी पहचान बनाते हो, क्योंकि जब तक आप अपनी पहचान नहीं बनाएंगे, लोग आपको पहचानेंगे नहीं, आपको याद नहीं रखेंगे, तब तक वो आपकी स्किल्स को कैसे याद रखेंगे या फिर आपकी सर्विसेज को कैसे याद रखेंगे। तो आइडेंटिटी का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आप अपनी जो है वो ऐसी पहचान बनाते हैं, ऐसी यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं लोगों के जहनों में। आप लोगों को अपना नाम ऐसे बार बार याद करवाते हैं, अपनी चीज़ों को बार बार ऐसे रिपीट करते हैं कि लोगों को आपकी एक आइडेंटिटी, एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी याद हो जाती है। और फिर आप क्या करते हैं कि जब वो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, उसके ऊपर आप जो है वो अपने स्किल को सेल करते हैं। तो आइडेंटिटी का मतलब भी तकरीबन वही सेम चीज़ें जो हम लोगों ने फाउंडेशन के अंदर सीखी कि पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी के अंदर भी यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि आप अपनी एक ऐसी पहचान बनाते हैं, उसके ऊपर आप फिर अपनी उसको स्किल को जो है वो सेल कर रहे होते हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है कि कैसे बनेगी आपकी आइडेंटिटी। हाउ टू बिल्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब तो हमने समझ लिया, लेकिन ज़्यादातर जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो यही होता है कि भाई हमें आइडेंटिटी का मतलब तो पता है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी बनेगी कैसे। इस चीज़ का जो है वो हम अभी इस चीज़ को हम सीखने वाले हैं, इस चीज़ का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहला सवाल आ जाता है या जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है वो है नीश कन्फ्यूजन। नीश का मतलब मैंने पहले भी बताया था, अभी बता देता हूँ। इंडस्ट्री होता है, और इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि आप किस फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं या किस फील्ड के अंदर आप काम करने वाले हैं, तो इसको नीश या फिर इंडस्ट्री कहा जाता है। और आइडेंटिटी बिल्डिंग के अंदर जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आती है वो इसी चीज़ की आती है कि लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको किस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, किस नीश के अंदर काम करना चाहिए जो कि प्रॉफिटेबल भी हो, जिसकी फ्यूचर में डिमांड भी हो, जिसकी प्रेजेंट में भी डिमांड हो और वो ट्रेंडिंग में भी हो। तो लोग इस चीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस नीश कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप आता है वो ये है कि पिक अ स्किल। स्टेप नंबर 1, पिक अ स्किल। कि आप लोगों ने अपने लिए एक स्किल को चूज़ करना है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि हम स्किल को कैसे पिक करें या कौन सी ऐसी स्किल है जिसको हमें चूज़ करना चाहिए। ये भी सबसे बड़ी एक कन्फ्यूजन है। तो इसका जवाब भी आपके भाई के पास है। आप लोगों ने इसके अंदर क्या करना है कि सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ों को लिस्ट कर लेना है जो आप जानते हो, जो आपको करना आती हैं। इसके अंदर आपकी कोई भी स्किल हो सकती है, जैसे कि वेब डिज़ाइन या फिर ग्राफिक्स या फिर मार्केटिंग। इवन कि अगर आप स्केचिंग करना जानते हैं वो भी आपकी एक स्किल हो सकती है जिसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो आपने अपनी वो सारी स्किल्स को लिस्ट कर देना है, उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। जो भी आप करना जानते हैं,
हैं, चाहे वो आप थोड़ा करना जानते हैं, ज़्यादा करना जानते हैं, ये सारी जितनी भी स्किल्स हैं वो आपके अंदर हैं, वो आपने लिस्ट कर लेनी है। इन सारी स्किल्स को लिस्ट करने के बाद आपके पास जो स्टेप नंबर 2 है वो ये है कि आपने चेक करना है, चेक व्हाट यू एक्चुअली एंजॉय डूइंग। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि जितनी भी आपने स्किल्स को लिस्ट किया है उनमें से ऐसी स्किल को पिक करना है जो आप एक्चुअली में एंजॉय करो। लेट्स सपोज अगर मेरी बात जहाँ पर की जाए, मेरी एग्जांपल ली जाए, तो वेबसाइट डिज़ाइन एक ऐसी स्किल है जिसको कभी कभी मुझे 16-17 घंटे भी मैं लगातार वेबसाइट डिज़ाइंस बनाने में लगाता हूँ, लेकिन मुझे जो है वो टाइम का आइडिया ही नहीं होता। मेरा वो टाइम जो है वो इतना क्विकली गुजर रहा होता है, इतना क्विकली पास हो रहा होता है कि मुझे टाइम का भी अंदाज़ा नहीं होता। मुझे उस चीज़ के अंदर इतना मज़ा आ रहा होता है। तो आप लोगों ने भी अपने लिए कोई एक ऐसी स्किल को पिक करना है जिसको आप एक्चुअली में इंजॉय करो, क्योंकि जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जो है वो आज अपनी एक स्किल चूज़ कर रहे हो, कल को जो है वो उस स्किल को रिप्लेस करके अपनी जो है वो रीब्रांडिंग करो, या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग आपका टाइम मांगती है और आप टाइम कभी भी ऐसी चीज़ को के ऊपर लगा ही नहीं सकते जिसको आप इंजॉय ना करते हो, जिसको करने में आपको मज़ा ना आता हो। तो आपने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप ऐसा कौन सा स्किल है, ऐसी कौन सी स्किल है जिसको जब आप करते हो तो आपको टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता, आपको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है उसको करके। तो आपने यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास स्टेप है पिक अ स्किल, और फिर चेक व्हाट यू एक्चुअली एंजॉय डूइंग। मतलब कि आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो उस स्किल को आपने सिंपली यहाँ पर पिक कर लेना है। इसके बाद हमारे पास जो स्टेप नंबर 3 है वो है चेक मार्केट डिमांड। कि जो आपने स्किल पिक की, जो आपने लिस्ट बनाई, उसमें से आपने वो स्किल पिक कर ली जिसको आप एक्चुअली में इंजॉय करते हो करते हुए, तो उसके बाद आपने उस स्किल की मार्केट डिमांड को भी चेक करना है। अब मार्केट डिमांड को कैसे चेक किया जाता है, इसका जो है वो मेथड सिंपल सा है कि आपने क्या करना है कि फाइवर, यहाँ पर जो है वो मैं फाइवर को ओपन कर लेता हूँ, fiverr.com। ओके, यहाँ पर लेट्स सपोज अगर मैंने स्किल जो है वो मैं यहाँ पर वेब डिज़ाइन के तो सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट डिमांड है, तो इसके अलावा मैं कोई ऐसी स्किल को चूज़ करता हूँ जैसे कि जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर ना हो, या फिर पॉपुलर हो भी। तो यहाँ पर मैं स्केचिंग को सर्च करता हूँ। लेट्स सपोज आपने स्केचिंग को पिक किया और आपने यहाँ पर सर्च करना है कि क्या स्केचिंग की डिमांड है या नहीं है। आपने फाइवर या फिर अपवर के ऊपर उसकी डिमांड को चेक करना है कि क्या वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, और अगर लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं तो क्या लोग जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, क्या उन सेलर्स को पे कर रहे हैं जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर प्रोफाइल या फिर अपनी गिग्स को बना रखा है। तो यस, स्केचिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं, इवन के यहाँ पर वेटेड प्रो भी हैं, यहाँ पर जो है वो टॉप रेटेड सेलर्स भी हैं, और काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं लोग। यहाँ पर कोई लोग 10,000 से शुरू कर रहे हैं, 8,000 से भी शुरू कर रहे हैं सिंपल स्केचेस के। तो इस जैसी स्किल, ये मैंने बस आपको एग्जांपल दी है। जो भी आप स्किल जो है वो चूज़ करो, उसकी मार्केट डिमांड को चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि फाइवर या फिर अपवर के ऊपर जाना है और वहाँ पर लोगों को देखना है कि क्या लोगों ने वहाँ पर अपनी गिग्स क्रिएट कर रखी हैं, और अगर गिग्स क्रिएट कर रखी हैं तो क्या जो क्लाइंट्स हैं, क्या जो कस्टमर्स हैं, क्या वो उनको पे कर रहे हैं या फिर नहीं। तो मार्केट डिमांड को चेक करने का ये सबसे सिंपल फार्मूला है। और इसके बाद आप जो है वो लिंक्डइन के ऊपर भी इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर भी जाकर इस अपनी उस स्पेसिफिक स्किल को जो है वो सर्च कर सकते हैं और उसकी मार्केट डिमांड को चेक कर सकते हैं कि क्या वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर लोग पोस्टिंग कर रहे हैं, और क्या उस स्किल की जो है वो मार्केट डिमांड है भी या नहीं। और बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उस स्पेसिफिक स्किल को लेके। ओके, तो यहाँ तक जो है वो आपने अपनी एक स्किल को भी पिक कर लिया कि आप किसको जो है वो जिस स्किल को जो है वो एक्चुअली में इंजॉय करते हो। इसके बाद जो है वो आपने उसकी मार्केट डिमांड को भी चेक कर लिया। तो इसके बाद जो हमारे पास स्टेप नंबर 4 आता है, वेट अ सेकेंड, या ओके, इसके बाद हमारे पास जो स्टेप नंबर 4 है वो ये है कि आपने
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है बाय द वे। चूज योर इंडस्ट्री और मे बी ऑडियंस। इसके अंदर आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हो कि आपने किस टाइप के बिजनेसेस को सर्व करना है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ बिजनेसेस। ओके, ये कैसा बिजनेस हुआ? बिजनेसेस यू आर गोइंग टू सर्व। इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि जब आपने ऑडियंस या फिर अपनी इंडस्ट्री को चूज़ करना है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने किस टाइप ऑफ बिजनेस के साथ काम करना है। जैसे कि आप जो है वो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं, या फिर लोकल शॉप्स के साथ भी काम कर सकते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी काम कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो किसी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस के अंदर भी काम कर सकते हैं, आप कार्स के बिज़नेस के अंदर भी काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एक वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ और मैं यहाँ पे स्किल भी सीख लेता हूँ, मैं वेबसाइट डिज़ाइनर बन जाता हूँ, मैं उसकी मार्केट डिमांड भी उस स्किल की जो है वो चेक कर लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि अपनी इंडस्ट्री को चूज़ नहीं करता। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर दूँगा। गलती ऐसे कि लेट्स सपोज अगर मैं वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ तो दुनिया में और भी हज़ारों लाखों वेबसाइट डिज़ाइनर्स होंगे जो मेरे से अच्छे होंगे। ओके, तो जब उनसे पूछो कि आप किस टाइप के बिज़नेस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, तो वो क्या कहेंगे कि हम जो है वो ई कॉमर्स की वेबसाइट भी डिज़ाइन कर लेंगे, हम लोकल बिजनेसेस के लिए भी जो है वो वेबसाइट डिज़ाइन कर लेंगे, हम लोग जो है वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट की वेबसाइट्स को भी बना लेंगे। तो आप बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं कि आप एक जनरल ऑडियंस के अंदर जो है वो शामिल हो रहे होते हैं जिसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब आप इंडस्ट्री को चूज़ करते हैं और एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को चूज़ कर लेते हैं तो आपका कंपटीशन यहीं पर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, और एक जनरल जो वेबसाइट डिज़ाइनर होता है जिसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, वो जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ज़्यादा पे भी नहीं करते। लेकिन एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आपको क्लाइंट्स जो हैं वो हाई टिकट मिलेंगे, क्योंकि एक आपको स्पेसिफिक नीश के अंदर लोग मिल रहे हैं और एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर जो काम कर रहे हैं वही लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा काम करेंगे। और इस तरह आपका एक और ये भी फ़ायदा हो जाता है कि जब आप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं या उसी के अंदर काम करते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है वो भी बहुत ज़्यादा एक ही इंडस्ट्री के अंदर होता है, और आप उस पोर्टफोलियो को दिखा के, उस पोर्टफोलियो को शोकेस करके आप जो है वो इजीली क्लाइंट्स को विन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने जो है वो एक ही इंडस्ट्री के अंदर अपना काम किया है, एक ही इंडस्ट्री के अंदर अपना पोर्टफोलियो बनाया है, उसके वेबसाइट डिज़ाइन, उसके ग्राफिक डिज़ाइन या फिर उसकी मार्केटिंग की है, तो क्लाइंट्स जो आप अपना अगला क्लाइंट जिसको टारगेट करने वाले हैं वो भी डेफिनेटली रेस्टोरेंट या फिर उसी स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर होगा। तो आप उसको अपना पिछला काम दिखा के उसको इजीली दिखा सकते हो कि भाई मैंने इसी इंडस्ट्री के अंदर काम किया हुआ है और इसके रिजल्ट्स ऐसे हैं, तो क्या आपको जो है वो मेरी सर्विसेज अगर आपको पसंद आई हैं, और जो कि डेफिनेटली अगर आपने पॉजिटिवली काम किया होगा, अच्छे से काम किया होगा तो उसको पसंद आएगा, और वो आपको क्या करेगा कि ईजिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा पे कर सकता है। इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री को चूज़ करने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप एक जनरल ऑडियंस के अंदर नहीं होंगे। जनरल ऑडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, और अगर आप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को चूज़ करते हैं तो क्या होता है कि आपको हाई टिकट क्लाइंट्स मिलेंगे और आपका पोर्टफोलियो अच्छे से बिल्ड होगा, और आप इजीली क्लाइंट्स को जो है वो अपना काम दिखा के उनको विन कर सकते हैं। अगर आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ तो एक डॉक्टर होता है, वो पहले क्या करता है कि वो एक
जो है वो चीज़ों को सीखता है, बेसिक चीज़ों को सीखता है, वो एक जनरल डॉक्टर बनता है, लेकिन बाद में वो क्या करता है कि वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता है। जैसे कि हम फिर जो हम एज अ ऑडियंस क्या करते हैं कि हम उसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं जिस चीज़ के अंदर उसने जो है वो स्पेशलिटी हासिल की होती है, जैसे कि गले का डॉक्टर या फिर ऑर्थोपेडिक या फिर साइकोथेरेपिस्ट या फिर कान का डॉक्टर या फिर बालों का डॉक्टर, तो स्किन का डॉक्टर। तो हम क्या करते हैं कि हमेशा उस जनरल डॉक्टर की बजाय एक स्पेशलिस्ट के पास जाने को प्रेफर करते हैं। तो क्लाइंट्स भी हमेशा क्या करते हैं कि अगर आप एक स्पेसिफिक नीश के अंदर काम करते हैं तो वो फिर जो क्लाइंट्स होंगे बजाय उस जनरल ऑडियंस के पास जाने, जनरल सर्विस सेलर्स के पास जाने की बजाय वो क्या करेंगे कि आपके पास आएंगे। और ये चीज़ 2020 से पहले तक अच्छी लगती थी कि लोगों को जो है वो एक जनरल ऑडियंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मिल जाते थे, क्योंकि तब कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको जो है वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर अपना जो है वो पोर्टफोलियो बिल्ड करना होता है और उसी के अंदर काम करना होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो आपने यहाँ तक ये सारी चीज़ों को समझ लिया, आपने जो है वो यहाँ पर स्किल को भी पिक कर लिया, उसकी मार्केट डिमांड को भी चेक कर लिया और इंडस्ट्री को भी चूज़ कर लिया। हमारे पास जो 5वां स्टेप आ जाता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर तो आपका जो कंपटीशन है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा कि चूज़ योर लोकेशन वेयर यू आर गोइंग टू सर्व, where you are going to serve। ओके, तो अगर आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ, मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ और ओके, यहाँ पर आपने क्या किया कि एक स्किल को सीखा और एक इंडस्ट्री को पिक कर लिया। ठीक है, ये मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कंस्ट्रक्शन बिजनेस की। ओके, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बिजनेस की एग्जांपल दी। अब दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग होंगे डेफिनेटली जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस के साथ काम कर रहे होंगे। ओके, तो आप क्या करते हैं कि जब एक स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे कि मैं सिर्फ फ्लोरिडा के बिजनेसेस के साथ काम करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मेरा यहाँ पर पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ है। तो आपने क्या करना है कि जब आपने एक स्किल को चूज़ कर लिया, उसके बाद आपने जो है वो इंडस्ट्री को भी चूज़ कर लिया, लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप अपने कंपटीशन को कम करने के लिए क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे कि सिर्फ यूएस भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने कंपटीशन को मज़ीद कम करना है तो एक स्टेट को चूज़ कर लें जिसके अंदर आप अपनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को, जहाँ पर थोड़ी सी डिमांड भी हो। अब मैंने फ्लोरिडा को क्यों चूज़ किया है? यहाँ पर सर्विसेज बिजनेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर वेदर ऐसा होता है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर विंडोज़ एंड डोर के बिजनेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर जो है वो आउटडोर सर्विसेज के बिजनेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने सर्विसेज बिजनेस को टारगेट किया, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशन फ्लोरिडा के अंदर, और यहीं से मुझे हाई टिकट क्लाइंट्स मिलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जब लोग देखते हैं कि हाँ भाई, इसका इसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर काम है और इसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के साथ काम होने के साथ साथ इसका सेम लोकेशन के अंदर, मतलब इसने इसी लोकेशन के अंदर हमारे स्टेट के अंदर ही जो है वो अपने इसने काम किया हुआ है, तो लोग आपसे मज़ीद इम्प्रेस हो जाते हैं। जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो आपसे मज़ीद इम्प्रेस होते हैं और आपको क्या करते हैं कि वो फिर हायर करते हुए ज़्यादा सोचते नहीं हैं। इसके बाद हमारे पास जो स्टेप नंबर 6 आ जाता है, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और वो ये है कि आइडेंटिफाई पेन पॉइंट्स। आइडेंटिफाई पेन पॉइंट्स का क्या मतलब होता है कि अगर एक वेबसाइट्स है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा जो है वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग की एग्जांपल्स देता हूँ, क्योंकि एज अ वेबसाइट डिज़ाइनर मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगता है कि अगर मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और आपने क्या करना होता है वहाँ पर
कि हमेशा जो भी मैं अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग का नाम लेता हूँ या जिस भी स्किल का नाम लेता हूँ, आपने हमेशा अपने स्किल के पर्सपेक्टिव से सोचना है, अपने स्किल के पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को लेके चलना है, तभी आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि कोई भी स्किल हो आपके पास, मेथड पर्सनल ब्रांडिंग का जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सेम ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। और आइडेंटिफाई पेन पॉइंट्स का मतलब होता है कि एक वेबसाइट है, उसके अंदर आप क्या करते हो कि आउटडेटेड डिज़ाइन को टारगेट करते हो। लाजमी बात है, आउटडेटेड डिज़ाइन जो है वो कस्टमर के लिए एक पेन पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जो आपका क्लाइंट है उसके जो कस्टमर्स होंगे वो वेबसाइट को देखते होंगे, उसका डिज़ाइन पुराना है, आउटडेटेड है और अच्छा डिज़ाइन नहीं है, तो जिसकी वजह से उसकी जो रिलायबिलिटी है बिज़नेस की वो अफेक्ट हो रही है। कस्टमर जो है वो आपके क्लाइंट के लूज़ हो रहे हैं, तो ये एक पेन पॉइंट हो सकता है। इसके बाद सिक्योरिटी भी एक पेन पॉइंट हो सकता है, या फिर स्पीड भी एक पेन पॉइंट हो सकता है। तो आपने क्या किया बेसिकली, यहाँ पर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को तो यहाँ पर आपने चूज़ कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने ये भी चूज़ कर लिया कि उस इंडस्ट्री की लोकेशन क्या होगी और उस लोकेशन के अंदर बिजनेसेस के पेन पॉइंट्स क्या हैं। और फिर आपने स्टेप नंबर 7 के अंदर ये भी, अगर आपने इसको फॉलो किया स्टेप नंबर 6 को, तो आपने जो है वो स्टेप नंबर 7 को भी लाजमी बात है फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है प्रोवाइड सॉल्यूशंस। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं पेन पॉइंट्स, उनका सॉल्यूशन भी आपने आइडेंटिफाई करना है। लेट्स सपोज अगर आउटडेटेड डिज़ाइन है वो एक पेन पॉइंट है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि मैं एक क्लीन मॉडर्न डिज़ाइन की जो सर्विसेज हैं वो लोगों को दूंगा, वो कस्टमर्स को दूंगा, वो क्लाइंट्स को दूंगा। तो ये एक पेन पॉइंट को मैंने सॉल्व किया। तो जब भी आप किसी के पेन पॉइंट को सॉल्व करते हैं तो आपके चांसेस जो होते हैं वो कंपटीशन कम होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक और भी आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा होगा कि जो एक स्पेसिफिक पेन पॉइंट के जो कस्टमर्स होते हैं वो पे भी आपको पहले से भी ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक यहाँ तक अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते तो यहाँ से भी जो है वो आपको इस चीज़ लोकेशन से भी ज़्यादा यहाँ पर एक जो स्पेसिफिक सॉल्यूशन की जो पेमेंट्स होती हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं वो ज़्यादा हाई टिकट होते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपका जो है वो नीश इंडस्ट्री कन्फ्यूजन का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। आपने जो है वो एक स्किल को पिक किया, आपने मार्केट डिमांड को चेक किया, आपने जो है वो इंडस्ट्री को चूज़ किया, फिर इसके बाद आपने एक स्पेसिफिक लोकेशन को पिक किया और वहाँ पर स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर डिफरेंट पेन पॉइंट्स को कवर किया और फिर उसके सॉल्यूशंस दिए। तो अगर आपने यहाँ तक सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली समझी हैं, की हैं, तो आपको जो है वो दोबारा कभी नीश कन्फ्यूजन या फिर इंडस्ट्री कन्फ्यूजन दोबारा नहीं होगी। और इसके बाद हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है व्हाट यू स्टैंड अगेंस्ट, मतलब कि आप किस चीज़ के खिलाफ हैं, और अगर आप किसी चीज़ के खिलाफ होते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यूनिक बना देती है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि आप लोग इमेजिन करें डेली फैमिली व्लॉगर्स को। अब वो लोग क्या हैं, वो लोग एक मुआशरे का गंदा चेहरा हैं, एक गलीज़ तरीन चेहरा हैं, ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन मैं जो है वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता। अब कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, इसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं और वो अपना कंटेंट बनाते हैं, अब इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, इन लोगों को एक्सपोज करते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं कि वो जो लोग खामोश होते हैं उनसे अपने आप को जो है वो एक तरह से बेहतर तो कर ही रहे होते हैं और साथ साथ अपने आप को दुनिया के सामने यूनिक दिखा रहे होते हैं, और दुनिया उनको सुनती भी है और उनको जो है वो वैल्यू भी देती है। और फिर दुनिया भी हमेशा उन्हीं लोगों के साथ खड़ी होती है, उन्हीं लोगों को सपोर्ट करती है और उन्हीं लोगों को फेवर देती है जो कि एक गलत चीज़ के ख़िलाफ़ होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको अपनी स्किल के हवाले से भी दूंगा या फिर अपनी एग्जांपल भी दूंगा कि मैं ख़िलाफ़ हूँ उन वेबसाइट डिज़ाइंस के जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली एनिमेटेड होती हैं। मैं सिर्फ बिज़नेस वेबसाइट्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ।
कि मैं ख़िलाफ़ हूँ उन वेबसाइट डिज़ाइंस के जो हाईली एनिमेटेड होती हैं, हाईली उसके ऊपर फ्लैशी एनिमेशंस और तरह तरह की चीज़ें लगी होती हैं, हाईली कम्प्लेक्स बनाई गई होती हैं। और मैं हमेशा इस चीज़ को फेवर करता हूँ कि एक ऐसा डिज़ाइन जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, मिनिमल है और अच्छा दिखता है, इजी टू नेविगेट है, कस्टमर्स के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्लैशी एनिमेशंस और कम्प्लेक्स जो है वो नेविगेशंस हमेशा जो है वो कस्टमर्स को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनको कंफ्यूज करती हैं। तो मैं हमेशा अपने जो कस्टमर को जो है वो भी यही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका जो डिज़ाइन होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए। एनिमेशंस जो है वो आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये आपके कस्टमर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब एक मिथ है जिसके खिलाफ मैं हूँ कि जो एनिमेशंस होते हैं वो आपकी वेबसाइट को हाईली जो है वो हाईली एंटिसिपेटेड बना देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा बना देते हैं, मॉडर्न बना देते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके वो हमेशा सिंपल होनी चाहिए, वो हमेशा उसकी नेविगेशन इजी होनी चाहिए, उसके अंदर स्पेसेस का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। ये एक बात का टॉपिक है, यहाँ पर हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग वैसे सीख नहीं रहे, तो मैं बस आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। और अगर आप कभी मेरे लिंक्डइन को विज़िट करें, मैं यहाँ पर जो है वो अपना लिंक्डइन ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने तकरीबन हमेशा एक ही चीज़ के बारे में बार बार बात की होगी, और वो है कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिंपल होनी चाहिए। वेट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पर जो मैंने अपनी पोस्ट को शोकेस कर रखा है ये भी जो है वो सिंपल डिज़ाइन का रेफरेंस है कि क्लाइंट को जो है वो सिंपल डिज़ाइन चाहिए था, और मेरे डिज़ाइन भी हमेशा आप देखेंगे कि वो सिंपल होंगे और अच्छे दिखते होंगे। यहाँ पर भी जो है वो मैंने यही चीज़ मेंशन कर रखी होगी, और यहाँ पर भी मैंने हमेशा तकरीबन जिस सारी चीज़ों को जो है वो पेन पॉइंट्स को मेंशन कर रखा हुआ है कि ये वाली जो मिथ्स हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से आपका जो है वो आपकी वेबसाइट को या फिर आपके जो बिज़नेस है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेटबैक है। तो मैं एक चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, मैं एक चीज़ के अगेंस्ट खड़ा हूँ, और मैं उस चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ, और उसी चीज़ के ऊपर जो है वो मैंने अपनी एक इमेज को बिल्ड किया हुआ है कि ये जो बंदा है इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, और कस्टमर्स को भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उसके अंदर कौन सी ऐसी मिथ्स हैं, और आप जो है वो उस मिथ्स के खिलाफ कैसे खड़े होते हो, वो फिर आपकी क्या होता है कि बाद में आवाज़ बन जाता है। तो आपने हमेशा अपना जो भी स्किल को चूज़ करना है उसकी ऐसी मिथ्स, ऐसी चीज़ें ज़रूर आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि आप स्किल को सीख रहे होते हैं और आपको उस स्किल के अंदर जो उस सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर लूप होल्स का पता होता है, कि पता चल जाता है कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं, और मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बात करूँगा और इन मिथ्स को मैं जो है वो ब्रेक करूँगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनाती है। और इसके बाद हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक है, इसके अंदर ज़्यादा जो है वो खपने की ज़रूरत नहीं है आपको, कि जो आप कंटेंट शेयर करेंगे, जिस कंटेंट के ऊपर आप अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करेंगे उसकी टोन कैसी होनी चाहिए। टोन से मुराद कि जो आप कंटेंट शेयर करेंगे क्या वो सीरियस होगा, या फिर फनी होगा, या फिर मोटिवेशनल होगा, या फिर जो है वो क्या कह सकते हैं कि फ्रेंडली होगा, या फिर और भी बहुत सारी, या फिर प्रोफेशनल कह लो। आपकी जो टोन होनी चाहिए वो कौन सी टोन होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक चीज़ ट्राई की थी अपने लिंक्डइन के ऊपर कुछ ही दिन पहले, यहाँ पर, हाँ, ये वाली पोस्ट। ओके, यहाँ पर मैंने अपने स्किल को जो है वो एक फ़नी वे के अंदर रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर एक मीम नहीं था, एक इवेंट था जो कि वायरल हुआ था। यहाँ पर जो है वो एक CEO पकड़ा गया था कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। फिर मैंने क्या किया कि उसके ऊपर एक फ़नी टोन के अंदर, एक फ़नी प्लस फ्रेंडली टोन के अंदर जो है वो मैंने एक पोस्ट क्रिएट की, और उसको बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रेशंस मिले, लाइक बहुत ज़्यादा लोगों तक वो पोस्ट पहुँची।
तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो है वो कुछ टोन्स को चूज़ कर लेना है, जिसके ऊपर आप जो है वो, मैं सीरियस भी करता हूँ, मैं फ़नी भी करता हूँ और मैं जो है वो मोटिवेशनल भी करना है, पोस्टिंग करता हूँ। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपनी टोन्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना है, सेट करना है कि मैं इस टोन के ऊपर जो है वो अपना कंटेंट बनाऊंगा। और इसके बाद हमारे पास जो है वो इस मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक है, जो कि है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक क्विज टाइप है, जो कि आपने क्या करना है कि एक नोटबुक लेनी है। आपने सिर्फ जहन में इन सवालों को नहीं दोहराना, जहन में जो है वो इनके आंसर्स नहीं देने, बल्कि एक नोटबुक पेन पेपर लेके जो है वो आपने बैठ जाना है। और हम यहाँ से जाते हैं थोड़ा सा पीछे, और आपने सबसे पहले खुद से पूछना है कि वो कौन सी ऐसी स्किल है जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने। ठीक है, ये आपने पहला सवाल लिखना है। फिर वो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर मैं काम करना चाहता हूँ। देन वो कौन सी ऐसी लोकेशन है जिसके अंदर मैं अपनी सर्विसेज को देना चाहता हूँ, और मैं किस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, और मेरे कंटेंट की ओवरऑल वाइब क्या होगी। मतलब कि मेरा कंटेंट सीरियस होगा, मोटिवेशनल होगा, फ्रेंडली होगा, या ये सारी चीज़ों के जो है वो अपने आंसर करने हैं। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर आपको कोई फॉलो करता है तो वो आपसे या फिर आपके कंटेंट से क्या एक्सपेक्ट करेगा। मतलब आप उसको क्या वैल्यू दोगे कि वो आपको फॉलो करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग जो है वो बस कभी हम लोग अपनी वीडियोस के ऊपर पीछे गाने लगा देते हैं, और कभी जो है वो हम अपनी इमेजेस को समझते हैं कि ये हमारी पर्सनल ब्रांडिंग है। बट मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आप ऐसे समझते हैं कि आपकी पिक्चर्स लगाने और उसके पीछे गाना लगाने को अगर आप समझते हैं कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है, तो प्लीज़ फील फ्री टू अनफ्रेंड मी, क्योंकि ये पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है, ये मजाक है पूरा। और आपको अपनी पिक्चर्स लगानी चाहिए, सोशल मीडिया होता भी इसी के लिए, और ये कनेक्शन बिल्ड करने के लिए एक अच्छी चीज़ होती है कि आप अपना आप भी दिखाओ। ये नहीं कि सिर्फ आप अपना कंटेंट ही पोस्ट करते जाओ और सिर्फ अपने स्किल के बारे में बात करो, बल्कि आपको जो है वो क्या करना चाहिए कि एक मिक्स ऑफ कंटेंट बनाना चाहिए। कैसे बनाएंगे वो हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन मैं बस आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपको लोग फॉलो करते हैं तो उनको क्या वैल्यू मिलेगी। वो आपसे कुछ सीखेंगे, या फिर उनको एंटरटेनमेंट मिलेगी, या फिर उनको ऐसा क्या गेन होगा जिसकी वजह से वो आपको फॉलो करेंगे। क्योंकि आपकी पिक्चर से, आपकी जो तस्वीरें हैं उसके पीछे गानों से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो सिर्फ ऐसा कंटेंट पोस्ट करने से गुरेज करें, बल्कि जो है वो एक अच्छा कंटेंट, एक वैल्यूएबल कंटेंट, एक नॉलेजेबल कंटेंट दुनिया को दें। भले ही आपके फॉलोअर्स कम होंगे, लेकिन जो फॉलोअर्स होंगे वो अच्छे होंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को समझें कि लोगों को वैल्यू दें, और जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको कम से कम, अगर उन्होंने आपको फॉलो किया है तो उनको कुछ ना कुछ रिटर्न बैक ज़रूर दें। इसके बाद हम चलते हैं मॉड्यूल नंबर 3 की जानिब, जो कि है कंटेंट स्ट्रैटेजी। अब कंटेंट स्ट्रैटेजी और पिछला मॉड्यूल जो हमने सीखा आइडेंटिटी बिल्डिंग, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि पिछले मॉड्यूल को छोड़ दिया और ये वाला कर दिया। दोनों जो है वो आप लोगों ने साथ साथ लेके चलने हैं। ये कुछ ऐसे है कि गाड़ी के 4 पहिए हैं, और ये 4 पहियों में से एक पहिया है जिसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। क्योंकि लेट्स सपोज आपको क्लाइंट मिल भी जाता है, अगर आपने पिछली सारी चीज़ों को फॉलो किया, या फिर मेरा फाइवर का जो है वो कोर्स देखा और वहाँ से आपको क्लाइंट मिल जाता है, तो इसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा कंटेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन आप अपना
कंटेंट स्ट्रेटजी के ऊपर काम नहीं करते, या फिर अपना कंटेंट दुनिया को नहीं दिखाते, या फिर अपना काम दुनिया को नहीं दिखाते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको इससे कोई भी नहीं जानेगा और आप हमेशा सर्विसेज ही देते जाएंगे और आप कभी भी अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो कंटेंट स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए, तो इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस आप लोगों का चाहिए होगा। लेकिन दुनिया को कंटेंट दिखाने से पहले और ये दिखाने से पहले कि आप अपनी स्किल्स के अंदर कितने ज़्यादा अच्छे हो, हमें कंटेंट का मतलब समझना होगा। कंटेंट का मतलब होता है प्रूफ ऑफ वर्क प्लस प्रूफ ऑफ थिंकिंग प्लस प्रूफ ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर जो चीज़ आप दिखाते हो, या फिर जो चीज़ आप सोचते हो, या फिर जो आपकी पर्सनैलिटी है आपके कम्युनिकेशन के थ्रू, ये सारी चीज़ें लोगों के जहनों में, लोग कोई भी हो सकते हैं, या फिर आपके फॉलोअर्स होंगे, या फिर आपके जो क्लाइंट्स होंगे, उनके जहन में आपके लिए एक पिक्चर बनाता है। और आप एक चीज़ को, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपकी सोच है, या फिर आपकी पर्सनैलिटी है, उसको जितना ज़्यादा अच्छे से जो है वो दुनिया के सामने यानी कि अपनी ऑडियंस के सामने रिपीट करते हो, उतना ही ज़्यादा जो है वो आपको लोग यानी कि आपकी ऑडियंस आपको एक्सपर्ट समझती है और आप पे ट्रस्ट करती है, क्योंकि आप उनको डेफिनेटली आप जितनी ज़्यादा वैल्यू अच्छी दोगे, उतना ज़्यादा आपके क्लाइंट्स और आपकी ऑडियंस जो है वो, आपके फॉलोअर्स हैं, आप पर ट्रस्ट करेंगे। इसीलिए हमेशा जो है वो अपनी पिक्चर्स को जो है वो शेयर करना, या फिर सिर्फ एक ही चीज़ को बार बार शेयर करना कंटेंट नहीं होता, बल्कि कंटेंट हमेशा इन सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि कंटेंट का मतलब आप सोचते क्या हो, आपका काम कैसा है, और आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, ये सारी चीज़ें मिलकर पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर आपका कंटेंट बनाती हैं। ओके, तो यहाँ तक आपने कंटेंट का मतलब जो है वो समझ लिया, और इसके बाद हम चलते हैं कंटेंट की 4 इम्पॉर्टेंट टाइप्स की तरफ, जो कि आपका पर्सनल ब्रांड बनाती हैं, विच बिल्ड्स पर्सनल ब्रांड। सबसे पहली हमारे पास जो टाइप है कंटेंट की, वो है वैल्यू कंटेंट। अब इस वैल्यू कंटेंट के अंदर आप क्या करते हैं कि इसके अंदर आप अपनी ऑडियंस को कोई ना कोई वैल्यू देते हैं, यानी कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, यहाँ पर मैं क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आपने उनका भी ख्याल रखना होता है। तो आपको क्या करना होता है कि उनको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी होती है, यानी कि अपनी पोस्ट के थ्रू कुछ ना कुछ सिखाना होता है, या फिर उनको जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा बताना होता है, एजुकेशन देनी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूँ, हाउ टू स्पीड अप योर वेबसाइट इन 10 मिनट्स, लेट्स सपोज, ठीक है, ये कंटेंट हुआ, यहाँ से लोगों को वैल्यू मिली, लोग आपसे कुछ सीखे और उनको कुछ ना कुछ एजुकेशन मिली। तो इस टाइप ऑफ कंटेंट को कहते हैं वैल्यू कंटेंट, और ये कंटेंट की सबसे पहली टाइप होती है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके अगर फॉलोअर्स खुश रहेंगे आपसे जो है वो उनको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती रहेगी, तो लाजमी बात आपके फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, और जब आपका क्लाइंट आपके फॉलोअर्स देखेगा तो वो वहाँ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा, और आपको जो है वो ईज़िली वहाँ से जो है वो हायर कर सकता है। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ कंटेंट है वो हमारे पास है स्टोरी कंटेंट, जिसके अंदर आप कोई ना कोई स्टोरी बताते हैं, कोई ना कोई एक्सपीरियंस बताते हैं, जो कि रिलेटेबल होना चाहिए, जो कि सच्चा होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो फेक सिनेरियोज क्रिएट करते हैं, फेक स्टोरीज क्रिएट करते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आपको आपकी फेक स्टोरीज से जो है वो क्लाइंट मिल भी गया, तो क्या आपको जो है वो उस क्लाइंट से सुकून या फिर सेटिस्फैक्शन मिलेगी? अगर हाँ, तो मुझे नहीं पता कि आप फिर कैसे इंसान हैं। सॉरी फॉर बीइंग हार्श, बट दिस इज़ ट्रू। और स्टोरी कंटेंट के अंदर आपने हमेशा क्या करना होता है कि अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना होता है, जो कि असली होने चाहिए, सिर्फ AI जनरेटेड नहीं होने चाहिए। अब जैसे कि दिस क्लाइंट टॉट मी दिस,
ये मैंने बस आपको एग्जांपल दिया है। या फिर व्हाट इज माय जर्नी थ्रू बिकमिंग अ टॉप वेब डिज़ाइनर। ये भी एक स्टोरी हो सकती है। या फिर आप ऑडियंस को ये भी बता सकते हो कि व्हाट रोड मैप आई फॉलोड टू बिकम अ डिज़ाइनर। और आप ये भी बता सकते हो कि व्हाट हार्श थिंग आई फेस्ड वाइल वर्किंग विद क्लाइंट्स। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आपकी अपनी अपनी अलग अलग स्टोरीज होंगी। आपने जो है वो चैट जीपीटी से आप रिफाइन करवा सकते हैं, लेकिन उससे आइडियाज़ भी ले सकते हैं, लेकिन कभी भी जो है वो आप उससे कंप्लीट कंटेंट मत लिखवाया करें। लाइक के आइडियाज़ भी वही दे, कंटेंट भी वही लिखे, एक फेक सिनेरियो को उसको क्रिएट करे। और जब आप ये सारी चीज़ें लिखवा रहे होंगे चैट जीपीटी से, लाजमी बात है अपने एक्सपीरियंसेस को हम सारे रिफ़ाइन करवाते हैं, उसको जो है वो एक ग्रामर स्टिक करवाते हैं। तो आपने हमेशा एक वर्ड के ऊपर फोकस करना है, विच इज़ स्टोरी टेलिंग। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, मुझे लगता है कि वो उसके पीछे स्टोरी टेलिंग का काम होता है। और अगर आपने इस स्टोरी टेलिंग की जो स्किल है, एक बहुत बड़ी अपने आप में स्किल है, और अगर आप बेहतरीन स्टोरी टेलर हैं, लाइक आपको स्टोरीज बताना बहुत अच्छे से आता है, तो बिलीव मी आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। क्योंकि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपको अटेंशन देंगे। स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग आपको जो है वो अटेंशन देते हैं। और दुनिया में इस वक्त जो सबसे कीमती चीज़ है वो है लोगों की अटेंशन। ब्रांड्स जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, जैसे कि फेसबुक हो गया, एक ही ब्रांड है वैसे तो मेटा का, यानी कि जैसे कि मज़ीद एग्जांपल्स यूट्यूब हो गया, एक्स हो गया, ये सारे ब्रांड्स। या फिर लोकल ब्रांड्स की बात कर ली जाए, हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स, सारे जितने भी आप देखेंगे ना, वो आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं। ठीक है, अटेंशन इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है। और ये जो ब्रांड्स हैं वो बिलियंस स्पेंड करते हैं अपने एड्स के थ्रू, जो है वो आपकी, ताकि आपकी जो है वो अटेंशन हासिल कर सकें। एंड स्टोरी टेलिंग इज़ द बिगेस्ट वे टू गेट अटेंशन। तो आपने जो अपनी स्टोरीज़ बतानी है, जो आपका स्टोरी कंटेंट होना चाहिए, वो हमेशा एक स्टोरी टेलिंग वे में होना चाहिए। आप चैट जीपीटी को बता दें कि एक परफेक्ट ओरिजिनल जो है वो ह्यूमन जिसको पसंद करे लैंग्वेज को, उस वे के अंदर मुझे स्टोरी जनरेट करके दो इस एक्सपीरियंस की जो मैंने फेस किया। पहले उसका एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो होंगे वो उसको शायद बेहतर स्टोरी बताना ना आती हो, तो चैट जीपीटी उसकी हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आपको नहीं आती स्टोरी टेलिंग, तो इस स्किल के ऊपर थोड़ा सा काम ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप बेहतरीन स्टोरीज़ बताना जानते हैं तो आप जो है वो लोगों की अटेंशन लेना सीख जाएंगे। और जब आप लोगों की अटेंशन लेना सीख जाते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो स्टोरी टेलिंग के ऊपर फोकस करना है। और दूसरी हमारी जो है वो कंटेंट की टाइप जो है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। और इसके बाद जो हमारे पास तीसरी टाइप आती है वो है हैशटैग ओपिनियन कंटेंट। ओपिनियन कंटेंट वही कंटेंट होता है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था। एक मिनट, यस, ओपिनियन कंटेंट आपका वो कंटेंट होता है जो लोगों की मिथ्स को ब्रेक करता है, या फिर आप किस चीज़ के ख़िलाफ़ खड़े हो उस चीज़ को जो है वो डिफ़ाइन करता है, उस चीज़ को जो है वो उस चीज़ के बारे में बात करता है। तो ओपिनियन कंटेंट के अंदर आप हमेशा किस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जिस चीज़ों के ख़िलाफ़ आप खड़े हैं, जो कि मिथ्स हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे कि ओवर डिज़ाइन वेबसाइट नेवर गिव्स टू बेटर कस्टमर्स।
पोटेंशियल लीड्स में भी। लीड्स का मतलब वही कस्टमर्स होता है। ओके, तो आपने अपने ओपिनियंस शेयर करने हैं, लाइक अपनी स्किल के हवाले से, या फिर अपने जो यहाँ पर हमेशा हम कोशिश करते हैं कि बोल्ड स्टेंसेस को जो है वो यहाँ पर लें, क्योंकि हमेशा ऑडियंस ऐसे बोल्ड कंटेंट को पसंद करती है जो कि थोड़ा सा हार्श होता है, जो कि लोगों से हट के होता है, आपका एक ओपिनियन, ठीक है। तो बोल्ड स्टेंसेस लें, जो कि लाइक एक वो चीज़ होती है कि एक बुक है डायरी ऑफ सीईओ, उसके अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है और वो मुझे टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद है कि लोग क्या करते हैं कि अगर आप लोगों को जो यूजुअल चीज़ है उससे हट के कुछ दिखाते हैं तो आप लोगों की ईजिली अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। तो ओपिनियन कंटेंट के अंदर अगर आप बोल्ड स्टैंसेस को डालेंगे, लाइक अपने ओपिनियंस को थोड़ा बोल्ड रखेंगे, तो लोगों की अटेंशन, स्पेशली योर कस्टमर्स, उनकी अटेंशन को आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो तीसरी कंटेंट टाइप जो हमारे पास है वो ओपिनियन कंटेंट विद बोल्ड स्टैंसेस। यहाँ पर अगर आपको समझ आ गई है तो यहाँ पर ख़त्म होती है। और अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप नंबर 4 की जानिब। और इसके बाद जो हमारे पास चौथी टाइप है वो है प्रूफ कंटेंट, जिसके अंदर आप अपना काम लोगों को दिखाते हैं, शो योर वर्क। और ये सबसे ज़्यादा काम करने वाली है, मतलब कि जो क्लाइंट के लिए सबसे ज़्यादा हम एक कंटेंट की टाइप जिस चीज़ को समझते हैं वो प्रूफ कंटेंट ही है, क्योंकि क्लाइंट हमेशा आपका काम देखना पसंद करता है। तो इस कंटेंट को थोड़ा सा अच्छा हमें करना होता है। अब इसकी एग्जांपल मैं अब अगर आप लोगों को दूं तो ये मेरा इंस्टा यहाँ पर लिंक्डइन क्रैश हुआ पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओके, मैंने नोटिस किया है कि जब आप अपना काम दिखाते हैं लोगों को, एक मिनट, ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया कि लोगों को अपना काम दिखाया, और आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि यहाँ पर मैंने जो है वो यहाँ पर मुझे कोई 16 लाइक्स मिले हैं, यहाँ पर मुझे कोई 13 लाइक्स मिले हैं, और यहाँ पर मुझे 14 लाइक्स। और मैं अगर इस पोस्ट को ओपन करता हूँ तो मे बी यहाँ से ओपन नहीं हो रही। ओके, यहाँ पर अगर मैं आपको इन इम्प्रेशंस दिखाऊं तो एक दिन के अंदर तकरीबन मुझे जो है वो यहाँ पर 1200 इम्प्रेशंस मिले हैं। लाइक ये जब आप अपनी ऑडियंस को, अपने क्लाइंट्स को अपना काम दिखाते हैं तो आपके जो इम्प्रेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं, शुरुआत में चलो वो चीज़ ठीक लगती है, लेकिन जब वो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड भी हो जाते हैं, बस एक लंबा वाला जो स्क्रीनशॉट होता है गो फुल पेज एक्सटेंशन से लेके वही दिखा देते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर। लेकिन मैं हमेशा जो है वो अपने कंटेंट को थोड़ा सा यूनिक करके दिखाता हूँ, जो है वो इस तरह से दिखाता हूँ मॉकअप्स के अंदर, ताकि क्लाइंट्स की जो है वो अटेंशन में हासिल कर सकूँ। और ऊपर मैंने एक स्टोरी भी लिखी कि जो है वो क्लाइंट को ये चाहिए था, एक छोटी सी स्टोरी। तो हमेशा जब आप अपने काम को दिखाते हैं, ठीक है, तो वो पोस्ट हमेशा बहुत ज़्यादा काम करती है। आपके जो क्लाइंट्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कंटेंट की टाइप है ये। तो इस प्रूफ कंटेंट के ऊपर आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। भले ही अगर आपने जो है वो अपना काम दिखाना होता है उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें, उसको थोड़ा सा अच्छे से शोकेस करें, तो आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, आपकी जो ऑडियंस होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, और आपको जो क्लाइंट्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल क्लाइंट्स मिलते हैं। अगर आप अपने कंटेंट को जितना अच्छे से, अपने प्रूफ कंटेंट को जितना अच्छे से शोकेस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। तो इसके लिए एक बुक है मैं जो आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, वो है शो योर वर्क। मैं यहाँ पर आप लोगों को उसकी इमेज भी दिखा देता हूँ। शो योर वर्क, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। मतलब ये बुक इतनी अच्छी है
कि अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करने जा रहे हैं तो इस बुक से अच्छा साथी आपका और कोई नहीं होगा, क्योंकि ये एक एक चीज़ को ऐसे ब्रेक करती है कि आप अपने काम को कैसे दिखाएं, आप अपने काम को कैसे शोकेस करें। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जो है वो ये सारी चीज़ों को ब्रेक करती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे के अंदर इसने जो है बंदे ने भी स्टोरी टेलिंग वे के अंदर इस बुक को राइट किया है। तो इसको ज़रूर पढ़िएगा अगर आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं अपने काम को दिखाने में, बेहतर वे में अपने काम को दिखाने में। तो प्रूफ कंटेंट के लिए ये बुक भी मैंने आपको रिकमेंड कर दिया। और यहाँ पर जो है वो हमारी कंटेंट की चारों टाइप्स जो हैं वो ख़त्म होती हैं। इतनी यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं थी, बस एक प्रैक्टिकल चीज़ें थी जो हमने समझी हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कंटेंट के अंदर, कंटेंट स्ट्रेटजी के अंदर आता है हमारे पास कि हाउ ऑफन वी शुड पोस्ट, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी से, कितना फ्रीक्वेंट, कितना ज़्यादा हम लोग जो है वो पोस्ट करें तभी जो है वो हमारे फॉलोअर्स गेन होंगे। तो मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ कि क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी को प्रेफर किया जाए। लाइक अगर आप कम पोस्टिंग भी करते हैं तो भी खैर है, लेकिन जो है वो आपकी पोस्टिंग होनी चाहिए वो थोड़ी क्वालिटी की होनी चाहिए। लेकिन कितनी कम पोस्ट अगर हम करें तो हमारे जो है वो फॉलोअर्स भी अच्छे खासे बढ़ते जाएं, हमारी जो है वो ऑडियंस भी अच्छी खासी अट्रैक्ट होती जाए, हमें क्लाइंट्स भी मिलें। तो उसके लिए आपको जो है वो मेरे ख़्याल में नहीं, जो मेरे लिए चीज़ काम करती है वो हमेशा जो ये है कि मैं हफ्ते की 3 पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब उसके अंदर क्या होता है कि मैंने अपने कंटेंट को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर मैं रेड पेन ले लेता हूँ। ओके, फर्स्ट पार्ट मेरा होता है कि मैं कोई ना कोई स्टोरी बताऊँ लोगों को और अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। स्टोरी या फिर कोई एक्सपीरियंस हो गया मेरा, मैंने जो है वो लोगों के साथ अपना शेयर करना है। ये मैं एक वीक की बात करूं कि एक वीक के अंदर जो है आपको कितना कंटेंट शेयर करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी पोस्ट होती है मेरी, वो होती है मेरी प्रूफ की, कि आप अपना काम लोगों को दिखाएं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ मिस की थी प्रूफ के अंदर, कि प्रूफ सिर्फ आपका काम दिखाना नहीं होता, बल्कि जो आपके क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स होते हैं वो भी एक प्रूफ होते हैं आपके काम का। तो आप जो है वो अपने काम को दिखाएं या फिर कोई ना कोई टेस्टिमोनियल या फिर जो रिव्यू होता है वो उसको दिखाएं, लोगों को दिखाएं कि आप जो है वो काम कर रहे हैं और लोग आपसे खुश हैं। और तीसरी टाइप आपकी क्या होनी चाहिए, ओपिनियन की पोस्ट, ठीक है। ओपिनियन या फिर जो है वो एजुकेशन, ठीक है। अगर आप इस कंटेंट के ऊपर, इस कंटेंट फार्मूला के ऊपर चलते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ चलते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा जैसे कि लोग कहते हैं कि डेली आपको पोस्ट करना चाहिए या डेली शो अप करना चाहिए, ये सारी मिथ्स हैं। अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन भी जाके एक पोस्ट करते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो हमेशा बढ़ेंगे और आपके क्लाइंट्स आपको ढूंढेंगे और आपको जो है वो अच्छा खासा पे कर सकते हैं। तो ये कंटेंट फ्रीक्वेंसी आपकी होनी चाहिए। मैं खुद भी इसी को फॉलो करता हूँ। इवन के मुझे साल हो गए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता इस चीज़ को कि मैं जो है वो हर हफ्ते में तकरीबन 3 पोस्टिंग करूँ, लेकिन फिर भी अभी मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं हुए। अगर मैं हफ्ते में, अभी मुझे कुछ अरसा हुआ है, मैंने हफ्ते में जो है वो 3 पोस्टिंग की जो है वो रूटीन बनाई है, तो उससे मेरे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स इंक्रीज़ हुए, नंबर 1। और मेरे अभी इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हुए, आई नो, बट ये जितने भी फॉलोअर्स हैं, तकरीबन 1200-1300 जितने भी फॉलोअर्स हैं, ये सारे क्वालिटी फॉलोअर्स हैं। एंड इनमें से मुझे तकरीबन जो है वो जिनका काम मेरे साथ अभी तक चल रहा है, लाइक यहाँ से मुझे 3 एजेंसीज़ ने हायर की है। आप सोच सकते हैं कि इस टाइम मैं फाइवर से ज़्यादा उन्हीं 3 एजेंसी के साथ अटैच हूँ और वही मुझे सबसे ज़्यादा पे करती हैं, वो भी सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी के साथ।
तो आपने क्या करना है कि हफ्ते में 3 बार पोस्ट करना है और इसी कंटेंट फ्रीक्वेंसी के साथ पोस्ट करना है, इसी स्ट्रेटजी के साथ पोस्ट करना है। तो आपको इंशाल्लाह कुछ ही मंथ्स के अंदर लाइक विद इन 3 to 6 मंथ्स आप उस स्टेज के ऊपर पहुंच सकते हैं जिस स्टेज के ऊपर मैं जो है वो साल में पहुंचा हूं, क्योंकि मेरी कंटेंट फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं थी और आप सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर उस स्टेज के ऊपर पहुंच सकते हैं। अब यहाँ तक जो है वो हमने ये सारी चीज़ें समझ ली कि हमें कितना फ्रीक्वेंसी के साथ पोस्ट करना चाहिए और हमें जो है वो कंटेंट की सारी टाइप्स भी पता चल चुकी हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल आता है मेरी तरफ और मुझे देखने को मिलता है वो ये है कि हाउ टू स्टार्ट पोस्टिंग, मतलब हम शुरू कहाँ से करें, ये सबसे बड़ा सवाल होता है लोगों का। स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन पोस्ट। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं तो पहली पोस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, वो आपकी हमेशा इंट्रोडक्शन पोस्ट होनी चाहिए। इसी को क्लोज करता हूं, 1 मिनट। आई डोंट नो व्हाई दिस ऐप इज़ ब्रेकिंग। ओके, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आपकी जो सबसे पहली पोस्ट होनी चाहिए वो हमेशा इंट्रोडक्शन पोस्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने इस पोस्ट को जो है वो फीचर भी कर रखा हुआ है और ये मेरी पोस्ट है जो कि इंट्रोडक्शन पोस्ट है, मैंने यहाँ पर जो है वो लगा रखी है और इसके अंदर मैंने अपना फेस चिपकाया है और साथ में मैंने एक हेडिंग लिखी हु एम आई। आप भी इस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं या कोई और हेडिंग आपको बेहतर लगती है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने जो है वो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। तब जो है वो मैंने इमोजीज़ के फेवर में हुआ करता था, लेकिन अब मैं इमोजीज़ के फेवर में नहीं हूँ तो तब मैंने लगाई थी। तो ओके, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर जो है वो मेरी स्पेशलिटीज़ क्या हैं और फिर जो है वो मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने यहाँ पर जो है वो दिखाया और ये मैंने अपनी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन पोस्ट लगाई। और इसके बाद जो आपकी सेकंड पोस्ट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि हाउ टू वर्क विद यू और मे बी व्हाट इज़ योर प्रोसेस, मतलब आप काम कैसे करते हैं। यहाँ पर हमारी स्पेस भी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। ओके, हाउ टू वर्क विद यू या फिर व्हाट इज़ योर प्रोसेस, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस पोस्ट के साथ दूंगा कि यहाँ पर अगर आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर जाएं तो यहाँ पर मैंने जो है वो एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है अपना और यहाँ पर मेरी अगली पिन्ड पोस्ट है हाउ वी कैन वर्क टुगेदर, मतलब मैं लोगों को बता रहा हूँ कि वो मुझे किन किन सर्विसेज के लिए हायर कर सकते हैं, ठीक है, मेरे साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो ये पोस्ट को जो है वो मैंने दिखाया हुआ है। ये पोस्ट मैंने बाद में बनाई थी कि लाइक एक जो है वो इंट्रोडक्शन पोस्ट टाइप जो है वो ये मैंने बाद में बनाई थी, लेकिन इसको मैंने पिन कर रखा हुआ है। तो इस तरह से जो है वो आपने शुरू करना है कि सबसे पहले अपनी एक इंट्रोडक्शन पोस्ट लगाएं, इसके बाद जो है वो हाउ टू वर्क विद यू, व्हाट इज़ योर प्रोसेस, इसकी पोस्ट लगा के उसको अपनी प्रोफाइल के ऊपर पिन कर दें। और इसके बाद आप क्या करें कि जो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई है उस फ्रीक्वेंसी के साथ पोस्ट करना शुरू कर दें इन 4 टाइप्स के साथ जो कि मैंने आपको बताई हैं। और इसी के साथ ही हमारा जो कंटेंट स्ट्रेटजी का पार्ट है वो मॉड्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ है जो रह गई हो, और अगर रह गई हो तो फिर हम कभी उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी मेरे जहन में यही सारी चीज़ें थी। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना मॉड्यूल नंबर 4 विच इज़ प्लेटफॉर्म दैट मैटर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमें अपने लिए अपने जो पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए हर जगह नहीं भागना होता। इसका मतलब कि हमें हर जगह अपनी प्रोफाइल्स को बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें बस कुछ गिनी चुनी प्लेटफॉर्म, कुछ गिने चुने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए, जहाँ पर हमारी एक्चुअल ऑडियंस यानी कि हमारी क्लाइंट्स मौजूद हों, यानी कि हम जिस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं वो मौजूद हो।
हर प्लेटफॉर्म का अपना ही एक जो है वो एक स्टैंडर्ड होता है, अपनी ही उसका एक कंटेंट टाइप होती है कि इस जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो ये वाला कंटेंट शेयर किया जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो ये आता है चूजिंग अ राइट प्लेटफॉर्म, कि आपके लिए जो आपके स्किल्स हैं उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप फ्रीलांसर हैं और सर्विसेज दे रहे हैं जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कुछ ऐसी सर्विसेज, तो आपके लिए लिंक्डइन प्लस रेडिट प्लस इंस्टाग्राम सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर आप जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो है वो रील्स का यानी कि वीडियोस का कंटेंट एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं और अपनी वीडियोस को अपलोड करना चाहते हैं आपके लिए, तब टिकटॉक या फिर रील्स, चाहे वो इंस्टाग्राम की हैं या फिर यूट्यूब की हैं, वहाँ पर आपके लिए एक अच्छी ऑडियंस हो सकती है। या फिर अगर आप जो है वो एक जैसे कि ओपिनियन अपने शेयर करना चाहते हैं लोगों तक और अपने जो है वो व्यूज़ या फिर पॉलिटिकल व्यूज़ जो हैं वो शेयर करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए एक्स यानी कि ट्विटर एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो कहने का मकसद ये कि हर प्लेटफॉर्म की एक अपनी वैल्यू होती है, एक अपना स्टैंडर्ड होता है जहाँ पर, और हर प्लेटफॉर्म का एक अपनी कंटेंट की टाइप होती है। तो हमें हर प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं भागना होता, हमें बस उस प्लेटफॉर्म को चूज़ करना होता है जो हमारे लिए सही होता है और जहाँ पर हमारी एक्चुअल ऑडियंस मौजूद होती है। और इसके बाद ये सवाल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि हाउ टू चूज़ अ राइट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो आंसर कर दिया है कि आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस कहाँ पर हो सकती है। आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं कि मेरी ये वाली ऑडियंस है और मैं इसके ऊपर जो है वो अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूँ, ये मेरी स्किल्स हैं, तो मेरे लिए राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो वो आपको एक पूरी लिस्ट दे देगा और इवन कि आपको क्लाइंट्स की क्वालिटी भी दे देगा कि यहाँ पर आपको ये वाली ऑडियंस इस क्वालिटी की मिलेगी, ये वाला क्लाइंट इस क्वालिटी का मिलेगा। तो आपने जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी है कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। बट अगर आप जो है वो मोस्ट ऑफ यू विल बी फ्रीलांसर, तो आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे अच्छे हैं। मैं इवन के हर जगह पे पोस्ट कर रहा होता हूँ क्योंकि मुझे इतनी मुश्किल नहीं लगती कि मैं इवन के टिकटॉक के ऊपर इमेजेस भी अपलोड कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है प्रोफाइल्स को ऑर्गेनाइज करना या फिर एक ही पोस्ट चाहे वो मैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कर देता हूँ। हालांकि नहीं करना चाहिए, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन इससे जो मुझे फ़ील हुआ है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है कि मेरी जो विजिबिलिटी है गूगल के अंदर वो थोड़ी सी इम्प्रूव होती है और जो है वो इसकी वजह से मैं पोस्ट कर रहा होता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, तो इस वजह से मैं पोस्ट कर रहा होता हूँ। बट आप लोग चाहें तो कर सकते हैं हर जगह, बट अगर आप फोकस्ड रहेंगे कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। लेकिन मेरी जो पोस्ट मैं हर जगह शेयर करता हूँ वो हमेशा लिंक्डइन प्लस इंस्टाग्राम के पर्सपेक्टिव से बनी होती है और इन्हीं के ही डायमेंशंस में बनी होती है। बाकी वो मेरी मर्ज़ी होती है कि मैं जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करूँ या फिर ना करूँ। तो आपने जो है वो इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है। और इसके बाद हम चलते हैं मॉड्यूल 4 के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, कि जब आप अपने लिए एक राइट प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं उसके बाद उसकी जो प्रोफाइल होती है उसको सेटअप करते हैं। तो सेटिंग अप अ प्रोफाइल इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अपनी प्रोफाइल्स को सेटअप करेंगे और मैं जो है वो आपको एग्जांपल्स दूंगा कि आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, उसको कैसे सेटअप करना चाहिए। और इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है हमारा वो ये है विजुअल्स प्लस ब्रांडिंग। अब जो इंसान का दिमाग होता है वो ज़्यादातर कलर्स में सोचता है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि या फिर मैं पेप्सी का नाम लूँ, आपके जहन में ब्लू प्लस रेड प्लस ब्लैक कलर्स आएंगे। इसी तरह अगर मैं कोका कोला का नाम लूँ, आपके जहन में रेड कलर्स आएंगे। इसी तरह जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो हमेशा कलर्स के साथ खेलते हैं।
ठीक है, कलर्स के साथ प्ले करते हैं। और आप जो है वो कोई सा भी ब्रांड उठा लें, उनके एक स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, कलर पैलेट होता है, और फिर उसी के थ्रू वो अपनी ब्रांडिंग को जो है वो प्रमोट करते हैं। तो पर्सनल ब्रांड के अंदर भी आपको क्या करना होता है कि अपने लिए कुछ स्पेसिफिक कलर्स को चूज़ कर लेना चाहिए। मोस्टली यहाँ पर 2 कलर्स जो होने चाहिए वो ज़्यादा आइडियल होते हैं, क्योंकि उनको इजीली मैनेज किया जाता है, और फिर उन्हीं 2 कलर्स के डिफरेंट जो है वो शेडेस को यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि हर जो है वो प्रोफाइल का एक अपनी एक वाइब होती है, एक टोन होती है, और कलर्स उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। एज अ डिज़ाइनर मुझे जो है वो कलर्स को समझने में जो है वो, और कलर्स के साथ थोड़ा सा जो है वो अटैचमेंट भी है, और मैं हमेशा कलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा होता हूँ। तो मैंने जो है वो अपनी प्रोफाइल को जब बिल्डअप किया तो मुझे 2 कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। क्यों? कलर्स की अपनी अपनी एक साइकोलॉजी होती है। अब उसके अंदर जो है वो मैंने क्या किया कि मैंने 2 कलर्स को यूज़ किया। कलर नंबर 1 दैट इज़ प्राइमरी। हमेशा आपने क्या करना है कि एक प्राइमरी कलर को लेना है, और दूसरा आपने जो है वो एक सेकेंडरी कलर को लेना है। प्राइमरी कलर जो है वो आपकी बैकग्राउंड्स के लिए यूज़ होता है, आपकी बोल्ड हेडिंग्स के लिए भी यूज़ होता है, और इसके बाद आपके एक जो बेस कलर्स होते हैं, बेस कलर्स दैट आर वाइट प्लस ब्लैक, मतलब ब्लैक एंड वाइट कलर्स जो होते हैं वो हर जगह पे यूज़ होते हैं, तो इनको जो है वो बेस कलर्स कहा जाता है। अब प्राइमरी कलर जो है वो मेरा यहाँ पर ब्लू है। अब यहाँ पर जो प्राइमरी कलर मेरा है वो किस चीज़ को शो करता है, किस चीज़ की साइकोलॉजी होती है? ब्लू कलर हमेशा जो है वो ट्रस्ट को प्लस जो है वो कंफर्ट को, और जो है वो ऑथेंटिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कलर जो है ये इन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया करता है, इसीलिए मैंने जो है वो इस कलर को जो है वो डार्क चूज़ किया है। आपका एक कलर जो होना चाहिए वो डार्क होना चाहिए, एक जो होना चाहिए वो लाइट भी होना चाहिए, ताकि डार्क प्लस लाइट का मिक्सचर हो। और यहाँ पर मैं मुझे जो है वो लाइट ब्लू का मेरे पास ऑप्शन था, तो मैंने जो है उसको डार्क किया, ताकि जो दूसरा कलर मैं चूज़ कर सकूँ उसको जो है वो मैं लाइट कर सकूँ। यहाँ पर जो मैंने दूसरा कलर फिर चूज़ किया वो जो है वो है येलो। अब येलो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? येलो रिप्रेजेंट करता है कि अटेंशन को, मतलब कि जब भी आपने अटेंटिव होना होता है तो आप येलो कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। और येलो कलर की ये साइकोलॉजी है कि ये दूर से भी नज़र आ जाता है। ये चीज़ मैंने पीके फिल्म से सीखी थी। उसके अंदर वो हेलमेट पहन के रखता है पीके आमिर खान, क्योंकि वो कहता है कि मैं जो है वो शायद गॉड को दिख जाऊं। तो येलो कलर जो है हम अटेंशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए मैंने जो है वो येलो को यहाँ पर यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने जो है वो इसका एक मिक्सचर क्रिएट किया है। तो यहाँ पर ट्रस्ट प्लस अटेंशन 2 मेरी साइकोलॉजीज़ थी कि मैंने इनको यूज़ करना है और अटेंशन क्लाइंट्स की हासिल करनी है। इस वजह से मैंने जो है वो ये 2 कलर्स को यूज़ किया है। तो यहाँ तक आपको यहाँ ये चीज़ समझ आ गई होगी कि विजुअल्स प्लस ब्रांडिंग सिर्फ आपने जो है वो रैंडम कलर्स को चूज़ नहीं करना होता, बल्कि जो अपनी नीश के हिसाब से, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, जो भी आपका स्किल है उसके हिसाब से हर स्किल के साथ एक अलग अलग जो है वो कलर्स भी जो है वो असाइन होते हैं। या फिर जो आप नीश चूज़ करते हैं, अगर लेट्स सपोज आपकी जो है वो, मैंने एक लड़के की देखी थी लिंक्डइन के ऊपर ही, कि वो हेल्थ केयर ब्रांड्स के साथ काम करता था। उसकी जो कलर प्लस विजुअल्स ब्रांडिंग्स थी वो ग्रीन कलर की थी, क्योंकि वो हेल्थ केयर को रिप्रेजेंट कर रही थी। लाइक हेल्थ को ग्रीन रिप्रेजेंट करता है। तो इसी वजह से आपने क्या करना है कि चैट जीपीटी को बोलना है कि मुझे माय स्किल, फिर उसको आपने जो है वो अपनी नीश बतानी है, और गिव मी प्राइमरी प्लस सेकेंडरी कलर। अगर आपको प्रॉम्प्ट देने में भी जो है वो प्रॉब्लम होती है तो आप मेरा यहाँ पर इसी चैनल के ऊपर जो है वो कोर्स भी देख सकते हैं।
अगर आपको चैट जीपीटी को सही से प्रॉम्प्ट देना नहीं आता तो आपने जो है वो चैट जीपीटी को समझाना है कि ये मेरी स्किल है, ये मेरी नीश है और इसके हवाले से मुझे जो है वो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी कलर्स दें, तो वो आपको जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस दे देगा। और इसके बाद जो है वो आपने डिफरेंट शेडेस को भी जनरेट कर लेना है। एक वेबसाइट है मेक शेडेस एंड टिंट्स। लेट्स सपोज अगर आप एक कलर को पिक करते हैं, यहाँ पर मैं अपना कलर पिकर जो है वो एक्टिव कर लेता हूँ और यहाँ पर लेट्स सपोज जो है चैट जीपीटी ने मुझे ये कलर कोड दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके डिफरेंट जो है वो शेडेस भी जनरेट करवा सकता हूँ। फिर इन शेडेस के साथ मैं जो है वो प्ले कर सकता हूँ, मतलब मेन कलर मेरा यही रहेगा लेकिन मैं डिफरेंट शेडेस के साथ यहाँ पर जो है वो प्ले कर सकता हूँ। और ये जो है वो ब्रांडिंग और साइकोलॉजी में काफ़ी काम आते हैं कि आपका कलर मेन कलर एक ही है लेकिन उसके शेडेस डिफरेंट हो सकते हैं, तो आपने जो है वो कलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो ये होती है कि लोग जो होते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर बड़ी अजीब सी लगाते हैं, अपनी सेल्फी ली और वो जो है अपनी प्रोफेशनल जहाँ पे वो अपना काम दिखा रहे होते हैं उधर जो है वो लगा देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल मूव होता है। तो प्रोफाइल पिक्चर जो आपकी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मेरी यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर अगर आप देखेंगे तो सिंपली मेरा हेडशॉट है और इसके साथ जो है वो मेरा जो कलर है जो अटेंशन को रिप्रेजेंट करता है वो मैंने बैकग्राउंड में लगाया हुआ है। अगर आप कलर नहीं लगाते और आपकी जो है वो सिर्फ चेहरे की इस तरह की अच्छी प्रोफाइल है तो आप वो भी लगा सकते हैं, बट मैं यही प्रेफर करता हूँ कि आप कलर लगा लें तो वो ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल पॉपअप हो जाती है। तो एक प्रॉपर हेडशॉट हो, साइडों से साइड पोजेस ना हो, बस जो है वो आपकी आपका जो क्लियर फेस है वो नज़र आना चाहिए, विजिबल होना चाहिए और एक कॉन्फिडेंस स्माइल होनी चाहिए। या अगर आप स्माइल नहीं भी दे सकते क्योंकि फेक लगती है अक्सर, औकात ये होता है कि अगर आप जो है वो इस तरह की स्माइल दें तो वो कभी कभी फेक हो जाती है। तो आपने जो है वो एक नेचुरल स्माइल के साथ अगर आपकी निकल रही है तो ठीक है, अगर नहीं निकल रही नेचुरल स्माइल तो बस आपने जो है वो एक अच्छा सा कॉन्फिडेंट सा मुंह बना के हेडशॉट और प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। लाइटनिंग का मतलब कि ये नहीं कि आप जो है वो लाइटनिंग सेटअप के ऊपर इन्वेस्ट करें, बस आपने ये करना होता है कि आपका फेस जो होना चाहिए वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो प्रोफाइल पिक्चर जो होनी चाहिए आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए ताकि जो है वो आपके क्लाइंट्स आपको देख सकें और उनको एक अच्छी वाइब्स आए आपसे। बहुत सारे लोग करते हैं कि सेल्फीज़ लगाते हैं जो कि बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, या फिर साइड पोजेस लगा देते हैं जो कि बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। तो आपने इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्लाइंट आपकी देखता है या जो आपकी ऑडियंस है वो देखती है वो है आपकी हेडलाइन। अब हेडलाइन कैसी होनी चाहिए, मैं इस हेडलाइन की बात कर रहा हूँ। इसको हम बायो भी कहते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। तो इसको कैसा होना चाहिए, मैंने यहाँ पर कोई इमोजी को यूज़ नहीं किया हुआ जैसे कि लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए, अनप्रोफेशनल दिखता है। यहीं पर मेरे पास एक छोटी सी एग्जांपल पड़ी हुई है कि यहाँ पर मुझे अनप्रोफेशनल दिख रहा है, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है कि अपने नाम के अंदर ही एक इमोजी लगाई हुई है जो कि अनप्रोफेशनल है। इमोजीज अनप्रोफेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर लगी भी होनी चाहिए तो बहुत कम जगहों पे लगी होनी चाहिए जहाँ पे वाकई में ज़रूरत हो। तो आपने क्या करना है कि अपनी हेडिंग को कैसे बनाना है, अपनी हेडिंग के अंदर सबसे पहले आपने टाइटल को ऐड करना है और आप किस नीश के अंदर काम करते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो है वो नीश को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने जो रिजल्ट्स दिए हैं लोगों को वो कितने हैं या क्या हैं या कैसे हैं। तो मैंने बस इधर सिंपल सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। एक डिस्क्रिप्शन मुझे बहुत पसंद आई थी, बिल्कुल सिंपल सी थी। अब लोग ज़्यादा फ्लैशी चीज़ों की तरफ नहीं जाते, मिनिमलिज्म को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो बस ये थी, नीड अ वेबसाइट DM मी, मतलब मुझे अट्रैक्ट की पर्सनली उसने क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि अपनी प्रोफाइल को जितना सिंपल हो सकता है हेडिंग को रखना है और उसके अंदर आपने क्या करना है कि आप करते क्या हैं और आप किस नीश के अंदर काम करते हैं, अपनी स्किल को, अपनी नीश को, और आपने कौन से रिजल्ट्स जनरेट किए हैं
वो आपने यहाँ पर शोकेस करने हैं। और अगर आपके पास रिजल्ट्स नहीं हैं तो फिर आप जो है वो कम से कम ये तो दिखा ही सकते हैं कि ये तो बता ही सकते हैं कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, क्योंकि लाजमी बात है अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसका कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, तो आपने वो शोकेस कर देना है ताकि क्लाइंट्स का जो है वो आप ट्रस्ट विन कर सकें। तो यहाँ पर जो है वो इतनी ज़्यादा फ्लैशी हेडलाइन नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल और मिनिमल अगर आप इस एक चीज़ को रखेंगे तो वो ज़्यादा काम करेगी मेरे पर्सपेक्टिव से। और इसके बाद आते हैं आपके फीचर्ड सेक्शन, लेकिन उससे पहले हम अबाउट अस सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो अबाउट अस सेक्शन के अंदर मैंने जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है अपना नाम। मैं जो है वो बिजनेसेस के लिए वेबसाइट्स बनाता हूँ, और यहाँ पर जो है वो मेरा एक्सपीरियंस कितना है, मेरा गोल क्या है, और मैं इस टाइम कहाँ कहाँ जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरी स्पेशलिटीज़ क्या हैं। और यहाँ पर एंड पे मैंने जो है वो अपना एक जो कॉल टू एक्शन है वो दिया हुआ है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपकी फीचर्ड सेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों में से अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ही ठीक करेंगे, तो लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर आपने फीचर्ड सेक्शन को जो है वो यूज़ करना है। फीचर्ड सेक्शन के अंदर जो है वो आपने अपना जो पोर्टफोलियो है वो दिखाना है, आपका जो प्रोसेस है वो दिखाना है, और आपने जो अपनी इंट्रोडक्टरी पोस्ट होती है उसको ज़रूर हाईलाइट करना है। और अगर हम बाकी चीज़ों को भी देख लें कि क्या क्या ज़रूरी होती हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर जब आप प्रोफाइल को बनाते हैं तो आपको जो एक यूज़र नेम है वो चूज़ करना होता है। यूज़र नेम के अंदर कोशिश किया करें कि जो आप यूज़र नेम चूज़ करें उसके अंदर वो जो हाइफन का करैक्टर होता है, या फिर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इस तरह का, जैसे हाइफन होता है कनेक्ट, ये इसको हाइफन बोलते हैं, हाइफन नहीं होना चाहिए, या फिर जो है वो एक जेनेरिक सा नाम नहीं होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग अपने नाम को जो है वो अपनी नाम के साथ अपनी स्किल को लगा के साथ में जो है वो स्पेशल करैक्टर को यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा जेनेरिक सा एक अच्छा सा विदाउट एनी स्पेशल करैक्टर आपका जो यूज़र नेम होना चाहिए। और फिर जो है वो एक और चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब आप नई प्रोफाइल बनाते हैं तो तब आपको यहाँ पर एक मीटर शो हो रहा होता है, एक जो है वो प्रोग्रेस मीटर जिसको हम कह सकते हैं, वो शो हो रहा होता है और वो बताता है कि आपकी प्रोफाइल कितने % कंप्लीट है। तो याद रखिए आपकी प्रोफाइल के अंदर जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो 100% कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी आधी अधूरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपने यही करना है कि अपनी जो प्रोफाइल्स हैं उसको 100% कंप्लीट करें, 100%। लाइक उसके अंदर कोई भी सेक्शन जो होना चाहिए वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम कवर बैनर की भी बात करें कि अगर हम लोग जो कवर इमेज होती है उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करें, तो यहाँ पर बस आपने जो है वो एक हेडलाइन यहाँ पर भी आपने देनी होती है, वो आप सिंपल सी दे दें, या और अपने रिजल्ट्स को शो करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ जो है वो अपने मॉकअप्स को यूज़ किया हुआ है, और यहाँ से क्योंकि क्लियरली आइडिया हो जाएगा जो भी ऑडियंस होगी मेरी कि ये बंदा वेबसाइट्स बनाता है, और अगर वो पढ़ता है तो तब भी उसको जो है वो एक सिंपल सी टैगलाइन देखने को मिलेगी जो कि बिल्कुल सिंपल है। मैंने कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ। लोग समझते हैं कि एक्स्ट्रा करने से जो है वो उनकी चीज़ें ज़्यादा चमक जाएंगी, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। सिंपल इज़ मोर। और आपने जो है वो यहाँ पर भी कवर फ़ोटो के अंदर भी सिंप्लिसिटी को फॉलो करना है। कवर फ़ोटो के लिए या फिर इस प्रोफाइल इमेजेस के लिए या इस जैसी इमेजेस बनाने के लिए आप कैनवा को यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप जो है वो एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर, क्योंकि आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, अगर आप एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर हायर कर लेते हैं तो वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी कि आपकी जो है वो प्रोफाइल को रीवैम्प कर दे। क्योंकि हम एक प्रोफेशनल क्लाइंट ढूंढने जा रहे हैं तो हमें ख़ुद भी तो प्रोफेशनल होना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना होता है कि एक आधे ग्राफिक डिज़ाइनर को जो है वो ढूंढ के उससे प्रोफाइल अपनी रीवैम्प करवा के जो हमारी अच्छी खासी एक प्रोफाइल बिल्ड कर देगा, उसको जो है वो कम्प्लीटली रीडिज़ाइन कर देगा, उसको पे करेंगे तो वो जो हमारी पेमेंट होगी वो इन्वेस्टमेंट होगी एक्चुअल में, जो कि आपके क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेगी और आपका जो बिज़नेस है उसको मज़ीद ग्रो करेगी। तो
यहाँ पर हम लोग जो है वो इस चीज़ को ख़त्म करेंगे कि आपको जो है वो प्रोफाइल्स कैसे सेटअप करनी चाहिए। बस 100% कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी चीज़ अनप्रोफेशनल नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, और एक एक चीज़ जो होनी चाहिए वो विजिबल होनी चाहिए विद द नाइस कलर पैलेट। जो आप कलर्स यूज़ करेंगे, आप ब्रांडिंग्स को यूज़ करेंगे, तो इन सारी चीज़ों का आपने ख़ास ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल नंबर का फाइनल टॉपिक है, दैट इज़ 80-20 रूल ऑफ प्लेटफॉर्म फोकस। दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट समझने में बहुत ही सिंपल है। इसका ये मतलब हुआ कि जो आपके 80% एफर्ट्स होने चाहिए वो आपकी मेन प्रोफाइल्स जैसे कि लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ पे आपकी एक्चुअल ऑडियंस मौजूद है उसके लिए होने चाहिए, और बाकी जो 20% आपके एफर्ट्स होने चाहिए वो आपके अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए होने चाहिए, जैसे कि फेसबुक हो गया, या फिर ट्विटर एक्स हो गया, या फिर टिकटॉक हो गया, या फिर जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी आप जो है वो अपने प्रोफाइल्स को सेटअप कर सकते हैं। अब ये रूल करता क्या है कि ये आपकी जो विजिबिलिटी है, ऑनलाइन प्रेजेंस है गूगल के ऊपर स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर लेट्स सपोज अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ और सर्च करूँ मलिक एजाज, तो आपको यहाँ पर ज़्यादातर मेरी ही प्रोफाइल्स नज़र आएंगी, क्योंकि जो है वो मैं हर प्रोफाइल के ऊपर होता हूँ तकरीबन, और मेरी फेसबुक के ऊपर भी होती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर पोस्टिंग मैं कर रहा होता हूँ। मैं जो है वो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के ऊपर मेन फोकस होता है मेरा, और बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जो है वो मैं अपनी पोस्टिंग कर रहा होता हूँ। तो इसका मेन पर्पस यही होता है कि आपकी जो गूगल पे विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने भी इस रूल को जो है वो थोड़ा सा इस पे फोकस करना है, और इसके साथ ही हमारा मॉड्यूल 4 एंड होता है, और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल नंबर 5 की जानिब। एंड आवर फाइनल मॉड्यूल इज़ मॉड्यूल नंबर 5 एंड इट इज़ अबाउट ऑथेंटिसिटी प्लस ट्रस्ट बिल्डिंग। और ये मॉड्यूल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो है वो अपनी प्रोफाइल्स को सेटअप कर लेंगे, कंटेंट भी शेयर कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन असली चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है आपकी ऑथेंटिसिटी पर, एंड प्लस आप अपनी जो ऑडियंस है, अपने जो कस्टमर्स हैं उनके अंदर अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं। तो ये मॉड्यूल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फाइनल मॉड्यूल है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बट इसको जो है वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये है कि व्हाट बिल्ड्स ऑथेंटिसिटी ऑनलाइन। ये ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा ऑडियंस के दरमियान हमारा ट्रस्ट बिल्ड करती हैं, हमारी ऑथेंटिसिटी बिल्ड करती हैं। तो उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे कि आप जो अपना काम दिखाते हो वो हमेशा रियल होना चाहिए। इसके बाद आप जो अपनी स्टोरीज शेयर करते हो वो हमेशा रियल होनी चाहिए, कहीं से कॉपी नहीं करना। आपने हमेशा सारी चीज़ें जो अपनी यूज़ करनी है, अपने एक्सपीरियंसेस, अपना काम, अपने जो कलर्स हैं, अपनी ब्रांडिंग है, हमेशा आपने यूनिक रखनी है। और इसके बाद आपने अपनी एक यूएसपी को डिफाइन करना है। अब यूएसपी क्या होता है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। बहुत कीमती वर्ड है ये, और इसका ये मतलब होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको दूसरों से यूनिक बना देती है। ठीक है, आपने अपनी यूनिकनेस बिल्ड करनी है ऑडियंस के दरमियान, ताकि आपका जो कंपटीशन है उसको आप जो है वो लूज़ करो। तो आपने अपनी एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपी के ऊपर काम करना है कि आपको क्या चीज़ बाकियों से यूनिक बना देती है। आप जब एक सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आपको इस चीज़ का आंसर मिलेगा कि यार ये चीज़ मैं बाकियों से बेहतर कर सकता हूँ। या फिर जब आप अपनी स्किल्स को इतना अच्छा कर लेते हैं तो तब भी आपके अंदर ऐसी यूएसपीज क्रिएट हो जाती हैं जिसको आप जो आपकी ऑथेंटिसिटी बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि कभी भी आपने जो है वो
कभी भी जो है वो फॉल्स लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, बल्कि हमेशा एक अच्छी टोन में बात करनी है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, गुड टोन होनी चाहिए, चाहे वो फ़नी है, ह्यूमरिस्टिक है, या फिर प्रोफेशनल है, फ्रेंडली है। तो हमेशा एक जो वर्ड्स हैं आपके बहुत ज़्यादा कीमती होने चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा अजीब सी आपने लैंग्वेजेस को यूज़ नहीं करना, गुड टोन को हमेशा यूज़ करना है। और इसके बाद जो है वो जो आपका आपने क्या करना है कि हमेशा पीसफुल रहना है। कम्युनिटी है, लाजमी बात है, एक कम्युनिटी के ऊपर आप हैं, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, तो आपने जो है वो हमेशा पीसफुली काम को करना होता है। लोगों के कमेंट्स में उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनको जो है वो उनके काम को अप्रिशिएट करना है, लड़ाइयाँ नहीं डालनी। जैसे हम लोग एक छोटी सी भी हमें कोई यहाँ पर आके सजेशन देता है, टिप देता है, तो हम उसके गले को पढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी, हमेशा पीसफुली रह के जो है वो काम करना है, पीसफुल रह के कमेंट्स करने हैं, क्योंकि आपकी एक एप्रिसिएशन, आपकी एक छोटी सी एप्रिसिएशन किसी का पूरा दिन बना सकती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और पीसफुल रहना है। ये जो है ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन आपका जो ट्रस्ट है, ऑथेंटिसिटी है, वो बहुत ज़्यादा बिल्ड करती हैं। और इसके बाद ये करना है आपने कि कभी भी किसी के इनबॉक्स में जाके उनको स्पैम नहीं करना कि मैं ये सर्विसेज देता हूँ भाई, मुझे काम दो, मुझे जो है वो ये कर दो, और अपना जो है वो इस तरह लोगों के कमेंट्स को स्पैम नहीं करना कि भाई मुझे काम दो। जब आप अपने स्किल्स के अंदर इतने अच्छे हो जाते हैं, अपने आप को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो काम आपके पास खुद चल के आता है, ना कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने क्या करना है कि अपना जो काम है, नेवर ब्रेक इनटू डीएम्स। लाइक आपको डीएम्स में जाना चाहिए, लेकिन ना कि जैसे मतलब कि अगर किसी को सर्विस चाहिए होती हैं, आप उसके डीएम में जा सकते हैं कि भाई मैं ये सर्विसेज दे सकता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो चेक कर लो। लेकिन रैंडम लोगों के डीएम्स में नहीं जाना, जिनको सर्विसेज शायद आपकी चाहिए भी नहीं और आप उनके डीएम्स में ब्रेक कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनली, तो ये चीज़ अवॉइड करनी है। और इसके साथ भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर आपने जो है वो ख़ास कर ध्यान रखना है। एक और बड़ा सवाल जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते रहते हैं, वो ये कि हम एक्सपर्ट्स कैसे ख़ुद को प्रूव करें, या अपने आप को कैसे एक्सपर्ट शो करें या प्रोफेशनल शो करें। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, व्हाट मेक्स यू एन एक्सपर्ट, या फिर अपने आप को एक्सपर्ट कैसे शो करें, या फिर शो यू एज एन एक्सपर्ट। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है वो एक्सपर्ट फील हों, एक्सपर्ट लगें लोगों को, अपने क्लाइंट्स को। तो उसके लिए आपको अपनी जो केस स्टडीज़ हैं, यानी कि आपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया और उसके अंदर आपके एक्सपीरियंसेस कौन से हैं, आपको चैलेंजेस क्या मिले, आपने उनको जो है वो उनके सॉल्यूशंस कैसे दिए, अपने रोल्स को आपने डिफाइन करना है। एक पूरी केस स्टडी, जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम किया होगा उसको अच्छे तरीके से, उसको केस स्टडीज़ को शोकेस करने से आप जो है वो एक्सपर्ट शो होते हैं। इसके बाद जो है वो टेस्टिमोनियल्स दिखाने से आप एक्सपर्ट लगते हैं। और इसके बाद जो है वो जो हो बिफोर एंड आफ्टर जो होते हैं, लेट्स सपोज के पहले जो है वो अगर आप एसईओ की सर्विसेज देते हैं, लेट्स सपोज कि पहले वेबसाइट की ट्रैफिक ऐसी थी, लेकिन मैंने एसईओ की, तो बाद में जो है वो इस वेबसाइट की ट्रैफिक ऐसी होगी। तो ये सारे बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स आपने जो है वो शोकेस करने हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको एक्सपर्ट्स की लाइन में लाती हैं। और इसके बाद जो है वो आपने मिनी ट्यूटोरियल्स बनाने की कोशिश करनी है। कोशिश करने में क्या जाता है, वीडियोस टाइप भी आपको जो है वो एक्सपर्ट शो करती हैं। एंड इंडस्ट्री इनसाइट्स, यानी कि जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं या फिर अंदर की खबरें जो होती हैं उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेके या उस स्किल को लेके, या कोई न्यूज़ है वो शेयर करने से भी आप एक्सपर्ट शो होते हैं।
इंडस्ट्री इनसाइट्स को शो करने से जो है वो आप एक्सपर्ट शो होते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको एक्सपर्ट शो करती हैं। और आप जो है वो अगर आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं, किसी के कमेंट्स में जाके एक पॉजिटिव फीडबैक, या अगर नेगेटिव फीडबैक भी है वो भी पॉजिटिव वे के अंदर देते हैं, तो ये भी आपको एक्सपर्ट्स प्रूव करती हैं कि आप एक एक्सपर्ट हैं, आप काम को जानते हैं, और अपनी जो टोन है हमेशा पोलाइट रखनी है। ये मैं अगेन यहाँ पे रिपीट करूँगा। तो ये भी आपको एक्सपर्ट शो करती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपको जो है वो एक्सपर्ट शो करती हैं। मेनली यही चीज़ें हैं, बाकी भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आपने एक्सपर्ट अगर बनना है तो इन चीज़ों को आपने शोकेस ज़रूर करना है और इन चीज़ों को प्रैक्टिस ज़रूर करना है। और इसी के साथ ही हम अपने 5th मॉड्यूल को भी ख़त्म करते हैं। आई होप कि जितना मुझे पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में पता था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। लेकिन अगर आप लोगों के फिर भी कोई सवाल हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, अभी मैंने आज ही व्हाट्सएप का एक चैनल भी बनाया है जहाँ पे मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब वहाँ पर दे रहा हूँगा। और इसमें किसी भी किस्म की आपकी कॉस्ट नहीं लगती, बस आप लोगों को सवाल पूछने हैं। जितना पूछें आप, इवन कि मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ जब आप लोग सवाल पूछते हैं। मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है लोगों की। तो ये मेरी तरफ से अपनी तरफ से एक पार्ट होता है कम्युनिटी में जो मैं देता हूँ। मेरा एक एफ़र्ट होता है कि मैं लोगों की हेल्प करूँ। अगर मेरी वजह से जो है वो किसी की ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इससे खुशी होगी। और पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर आपकी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक, आपने जो है वो अपने आप को प्रोफेशनली रखना होता है। ये नहीं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनल बन जाऊंगा, बल्कि आपने जो है वो डे 1 से ही प्रोफेशनली अपीयर होना होता है। और फिर आपकी जो दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो कंसिस्टेंसी है। आप जितने भी प्रोफेशनल हों, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और यही सारी चीज़ें हैं जो आपका एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करती हैं। और अगर आप सेम स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं, फिर आप आज बैठे हैं और आप मुझे 6 महीने बाद यही अगर आप सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद मिलेंगे या मुझे कुछ बताएंगे कि भाई मैंने आपकी ये वीडियो देखी थी और मुझे 6 महीने हो गए और मुझे कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिले, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सेम चीज़ों से ही सेम रोड मैप को फॉलो करके, सेम एफर्ट्स लगा के ही लोगों ने जो है वो अपने बड़े बड़े पर्सनल ब्रांड्स को बिल्ड किया है। और अगर आपने जो है वो $1 बिलियन इंडस्ट्री में, मैं यहाँ पर अगेन रिपीट करूँगा, शामिल होना है तो आज ही शुरू करें पर्सनल ब्रांड को बनाना। इसमें आपके जो है वो एफर्ट्स लगते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर फाइवर, अपवर्क, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनरिलायबल हैं। मुझे अपने अकाउंट्स बैन होने के बाद ये सारी चीज़ें पता चली हैं। और इवन के जो मेरे टॉप रेटेड अकाउंट्स थे उनके ऊपर भी मेरे साथ यही होता आया है कि कभी जो है वो रैंक हो जाती हैं, कभी डी रैंक हो जाती हैं। तो इतने बड़े मसले होते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। लेकिन पर्सनल ब्रांड आपकी वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि आपको लगातार आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं वहाँ पर, और आपको एक अलग यूनिक पहचान देता है, आइडेंटिटी देता है। तो काइंडली इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और मेरा जो नेक्स्ट कोर्स होने वाला है, अगर आप अपने पर्सनल ब्रांड को सही से बिल्ड करते हैं, सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो इस पर्सनल ब्रांड को यूज़ करके आप अपना जो है वो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कैसे कर सकते हैं, क्लाइंट्स को कैसे हंट कर सकते हैं, मेरा कोर्स इसके ऊपर होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक। और इसके बाद हमारे पास फाइनल कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आते हैं कि भाई हम इमोशनल कनेक्शन कैसे बिल्ड करें अपनी ऑडियंस के साथ। और इसके लिए आपको फिर से वही बात रिपीट करूँगा कि रियल स्टोरीज़ आपने जो है वो बतानी है, क्लाइंट स्टोरीज़ उसको आपने शेयर करना है। यहाँ पे जो है वो, यहाँ से भी इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है। इसके बाद कमेंट्स में आपने लोगों की जो खुशियाँ हैं उनको सेलिब्रेट करना है। कमेंट्स हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। और हमेशा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सेलिब्रेट करना है लोगों की खुशियों को, लोगों की जो है वो अगर उन लोगों को कोई ना कोई सेटबैक आया है तो उसको जो है वो आपने जो है वो कंडेम करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका एक बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर देती हैं।
और बाकी जो है वो आपने क्या कर सकते हैं, आप अगर मेरे जहन में कोई बात है तो आपको बताता चलूँ कि हाँ, ये काफ़ी है। लाइक अगर आप जो है वो पॉजिटिव रहते हैं तो इमोशनल कनेक्शन जो है वो आप पॉजिटिव रहते हैं, आप रियल स्टोरीज़ शेयर करते हैं, क्लाइंट की रियल स्टोरीज़ शेयर करते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर दिखाते हैं, तो आपकी जो ऑडियंस के साथ जो आपका कनेक्शन है वो बिल्ड हो जाता है। और फाइनल सवाल के कंसिस्टेंसी जो है वो कैसे करें, मतलब इस चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंट कैसे रहें। हम जो है वो एक हफ़्ता पोस्ट करते हैं, अगले हफ़्ते पोस्ट आती ही नहीं है। तो देखो मेरे भाई मेरी बहन कि कंसिस्टेंसी आपके जो हालात हैं वो आपको कंसिस्टेंट बनाते हैं, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि आपके जो हालात हैं वो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। लाइक अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, एक चीज़ के अगर आप शो अप नहीं करेंगे तो आपके 2 साल बाद भी ऐसे ही हालात रह जाएंगे और आप कोस रहे होंगे उस चीज़ों को जो आपने उस टाइम में नहीं की होंगी और जो गलत चीज़ें जो आपने की होंगी, और बाकी आपने फ़जूल कामों में अपना टाइम ज़्यादा लगाया होगा, तो आप ख़ुद को कोस रहे होंगे। आप अपने माँ बाप को देखें, वो आपके लिए मेहनत करते हैं, आप उनके लिए क्या करते हैं, वो उन्होंने सारी ज़िंदगी आप लोगों के लिए कमाया, आपको खिलाया, लेकिन आप उनके लिए अभी क्या कर रहे हैं। तो हम असल में मेहनत करने से डरते हैं कि मेहनत करना क्या होता है कि भाई कंसिस्टेंसी दिखाना। भले ही आप जो है वो हफ्ते की 2 पोस्ट करें, 3 पोस्ट करें, लेकिन करें ज़रूर, वो उसमें भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब आप एक ऐसा कल्ट बना लेते हैं, एक ऐसी अपना जो है वो माइंड बना लेते हैं कि यार मैंने ही करना है, अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई भी और नहीं करेगा, तो फिर क्या होता है कि आप में कंसिस्टेंसी खुद से आ जाती है। मैं यहाँ पर कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, आया बैठा हुआ, मैं बस आप लोगों को एक चीज़ समझा रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी आपका जो आपके हालात होते हैं ना वही बिल्ड करते हैं, और कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ी पावर होती है। लाजमी बात है, अगर आप शो अप करेंगे कुछ अरसे बाद, लाइक 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो लोग आपको याद रखेंगे, लोग आपको सीरियस लेंगे। और अगर आप 1 हफ़्ता नज़र आते हैं, 3 हफ़्ते फिर नज़र नहीं आते, तो लोग आपको सीरियस लेना छोड़ देंगे, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका नुकसान है और किसी का भी नुकसान नहीं है। आई होप कि आप सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।